everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था मैक्रो का हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो देखो मैक्रो का मैक्सिमम सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ दो चैप्टर्स हमारे रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। इंडियन इको के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस आपकी बुक के अंदर साइड में बॉक्सेस में बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करूंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अच्छा देखो, जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जहांगीर। तो सारे नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। देखो क्या नाम है चैप्टर का, रूरल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझो कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है और रूरल डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। देखो रूरल मतलब क्या होता है, विलेजेस यानी कि गांव। वहीं अर्बन एरियाज का मतलब होता है शहर, सिटीज वगैरह। तो देखो अर्बन एरियाज का तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। अर्बन एरियाज के अंदर आप देखो हर गली गली के अंदर स्कूल्स है, इतने सारे कॉलेजेस है, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इतनी सारी फूड चेन्स है, मैकडी है, डोमिनोज है, पिज्जा हट वगैरह है। तो अर्बन एरियाज का एक तो एकदम मस्त बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। बट रूरल एरियाज का क्या, ये एमएनसीज फूड चेन्स तो छोड़ो, रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारे आज भी ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। वहां पर दूर दूर तक बच्चों के लिए स्कूल्स नहीं है, कोई कॉलेजेस वगैरह नहीं है, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है। गलती से कोई इमरजेंसी वाला केस आ गया तो उसे अर्बन एरियाज में, सिटीज वगैरह में रेफर कर देंगे। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं रूरल एरियाज के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देखो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। हमारी गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान लेकर आती है, एक्शन प्लान मतलब हमारी गवर्नमेंट जितने भी प्लान्स बनाती है, जितनी भी पॉलिसीज बनाती है, जितने भी प्रोग्राम्स बनाती है, ताकि रूरल एरियाज हमारे गांव की सोशल ग्रोथ भी हो और साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, इसे बोला जाता है रूरल डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जब भी इकोनॉमिक वर्ड दिखे, इकोनॉमी वर्ड दिखे, नाम से ही समझ जाया करो किसकी बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि गांव में रहने वाले सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, गांव की इनकम इंक्रीज होगी। जब हाथ में पैसा ज्यादा होता है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। कंजम्पशन ज्यादा करेंगे मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा। दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब पैसे से रिलेटेड बात हो रही है। वहीं सोशल ग्रोथ का मतलब है कि गांव के अंदर भी स्कूल्स हो, वहां पर भी हर बच्चे को एजुकेशन मिले, अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स हो, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, सब लोगों को रहने के लिए सर पे छत होनी चाहिए, सबके पास में घर होने चाहिए। दिस इज सोशल ग्रोथ। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब है हमारी गवर्नमेंट जो एक्शन प्लान बनाती है, जो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, प्लान्स बनाती है, सो दैट रूरल एरियाज की भी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ हो। दिस इज रूरल डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है, उनका रहन सहन का तरीका इंप्रूव करती है, उनकी सोशल ग्रोथ करती है, उनकी सोशल कंडीशंस को इंप्रूव करती है कि सब लोगों को एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी हो, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो लोग पैसा कमा सके, उनकी इनकम इंक्रीज हो, वो लोग डिमांड करे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। दिस इज रूरल डेवलपमेंट। समझ में आया भाई रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। अब देखो जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो रूरल डेवलपमेंट के रास्ते में हमारे पास में कुछ चैलेंजेस आते हैं। आप इन्हें चैलेंजेस भी बोल सकते हो, आप इन्हें अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हो। देखो अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस का मतलब है कि अगर इन चीजों पे काम कर लिया ना तो वास्तव में रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो जाएगा। हमारे रूरल एरियाज भी आने वाले टाइम में अर्बन एरियाज जैसे बन जाएंगे। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
एक होते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस, वहीं दूसरे हमारे पास में है एमर्जिंग चैलेंजेस। बहुत ध्यान से समझना, लिंगरिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी आज फेस नहीं कर रही है, ये वो चैलेंजेस है जो हमारी रूरल इकोनॉमी सालों से फेस करती हुई आ रही है, आज भी फेस कर रही है, सालों से फेस करती हुई आ रही है। उन चैलेंजेस को बोला जाता है लिंगरिंग चैलेंजेस। क्या समझे? वो चैलेंजेस जो हमारी रूरल इकोनॉमी, हमारे गांव वगैरह बहुत 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 सालों से फेस करते हुए आ रहे हैं। वही एमर्जिंग चैलेंजेस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो चैलेंजेस हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी आज फेस करने लगी है। ये उभरते हुए चैलेंजेस है, इमर्ज होते हुए चैलेंजेस है जो हमारी रूरल इकोनॉमी आज की डेट में फेस करने लगी है। तो देखो, लिंगरिंग चैलेंजेस अगेन हमारे पास में दो तरह के होते हैं। एक होता है रूरल क्रेडिट, दूसरा होता है रूरल मार्केटिंग। अब यहां पर याद रखना, रूरल मार्केटिंग का ही दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या कहते हैं रूरल मार्केटिंग को? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो, रूरल क्रेडिट का मतलब है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, रूरल क्रेडिट का मतलब है फार्मर्स को फार्मिंग के लिए लोन प्रोवाइड करना, बैंक्स वगैरह एस्टैब्लिश करना जो फार्मर्स को फार्मिंग के लिए लोन प्रोवाइड करे, या फिर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज के लिए, फिशिंग के लिए, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए, कोई छोटा मोटा अपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह खोलने के लिए लोन प्रोवाइड करें, दैट इज रूरल क्रेडिट। वही रूरल मार्केटिंग यानी कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब है फार्मर ने अपनी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर ली, उसने जो भी राइस बनाया था, वीट बनाया था, वो प्रोड्यूस कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, कट कर लिया। अब उसने प्रोड्यूस कर लिया, उससे लेकर उस प्रोड्यूस को कस्टमर्स तक पहुंचाना है, हम लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए जितने भी स्टेप्स लिए जाएंगे, जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाएंगी ना, सब किसके अंदर आता है? रूरल मार्केटिंग में आता है। यही सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो लिंगरिंग चैलेंजेस दो तरह के होते हैं, याद रहेंगे, रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग, जिसे हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग भी बोलते हैं। वही एमर्जिंग चैलेंजेस जो आज हमारी रूरल इकोनॉमी फेस करने लगी है, ये कौन से चैलेंजेस हैं? ये न्यू चैलेंजेस हैं, नए चैलेंजेस है। इसमें भी हमारे पास में दो हैं, एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का मतलब है कि कब तक हमारी रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड रहेगी, कब तक एग्रीकल्चर पर ही बर्डन इकट्ठा होता रहेगा। आपने देखा है मोस्टली गांवों के अंदर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, तो अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत ज्यादा बर्डन है। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। देखो, जैसे एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे काम करे जा सकते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, गाय भैंस वगैरह पाल के उनका मिल्क सेल करके पैसा कमाया जा सकता है, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, शीप और गोट वगैरह पाल सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी दुकान खोल सकते हैं। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कि एग्रीकल्चर के अलावा भी आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, कुछ और काम धंधा करना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब तो पता ही होगा, आजकल रिसेंटली ये कॉन्सेप्ट सुनने में आ रहा होगा, फार्मिंग करना बिना केमिकल्स के लिए। जब केमिकल्स के बिना फार्मिंग करी जाती है उसे बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस फार्मिंग में सिर्फ मैन्योर्स यूज करते हैं, एनिमल वेस्ट यूज करते हैं, प्लांट वेस्ट यूज करते हैं, कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करे जाते, इसे बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप लोगों ने देखा होगा ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो याद रहेगा, लिंगरिंग चैलेंजेस दो तरह के हैं, रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग। एमर्जिंग चैलेंजेस भी दो तरह के हैं, एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, और दूसरा हमारे पास में है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यही सारी चीजें, यही चैलेंजेस हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। तो समझ में आ गया भाई रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, रूरल डेवलपमेंट के रास्ते में हमारे पास में कौन कौन से चैलेंजेस है। अब देखो, ये तो समझ में आ गया कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। ये समझो कि रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। रूरल डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट एज मोर देन 2/3 of our population lives in rural areas and 1/3 of rural India is still below poverty line. Growth would be of no meaning if it is not aligned with the growth and development of rural areas. देखो, आज भी हमारी कंट्री की जो मोस्टली पॉपुलेशन है, आज भी हमारी कंट्री की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रह रही है? रूरल एरियाज में रह रही है, गांवों में रह रही है। और उसमें से भी 1/3 लोग, आज भी हमारी जितनी पॉपुलेशन
रूरल एरियाज में रह रही है, 2/3 पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है। मतलब ये समझ लो तुम अप्रॉक्स 67% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में रह रही है, और उसमें से भी 1/3 लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते। इन्हें प्रॉपर 2 वक्त रोटी नहीं मिल पाती, खाना नहीं मिलता, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है। तो ये लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम गरीबी के अंदर रह रहे हैं। अब मुझे बताओ ऐसी ग्रोथ का कोई मतलब है? हालांकि इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारे अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, बट ऐसी ग्रोथ, ऐसे डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है जहां पर ग्रोथ सिर्फ किसकी हो रही है? अर्बन एरियाज की हो रही है, और हमारे रूरल एरियाज, हमारे गांव कहीं ना कहीं आज भी बहुत पीछे रह चुके हैं। रिफॉर्म्स ऑफ 1991 फोकस लार्जली ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वाज टोटली इग्नोर्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन ओवरऑल जीडीपी एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। आपको याद होगा मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर पढ़ाया था, हमारे रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंदर। क्या आया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 3 चीजें हुई थी। इन रिफॉर्म्स ने बेसिकली किस पर फोकस करा? इन रिफॉर्म्स ने बेसिकली हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस करा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो करना चाहिए। इन रिफॉर्म्स ने फॉरेन ट्रेड पर फोकस करा, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर फोकस करा। इन रिफॉर्म्स के अंदर भी हम लोगों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारी बैकबोन है, हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जिस सेक्टर पर डिपेंडेंट है, बोलते हैं ना भारत तो एक कृषि प्रधान देश है, हमने इन रिफॉर्म्स के अंदर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही इग्नोर कर दिया, और इसी वजह से आज हमारा ओवरऑल जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है। जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों का कंबाइंड जो ओवरऑल जीडीपी है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछा रहता जा रहा है। आवर एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज टू रील अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी विद मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विदाउट ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ सस्टेनेबल लिविंग। आज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है? जिसमें हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि गरीबी देखने को मिलती है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, लोगों के पास में और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ फार्मिंग ही उनके पास में ऑप्शन है, उनके पास में और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि यार हम दूसरी चीज करके भी पैसा कमा सकते हैं। और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट इज 7 to 8%। हमारी जो ओवरऑल जीडीपी की ग्रोथ रेट है ना, ओवरऑल जीडीपी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर तीनों की जो कंबाइंड ग्रोथ रेट है वो 7 से 8% है। लेकिन अगर हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट सिर्फ कितनी है? 2% है। तो कहीं ना कहीं गैप आ गया या नहीं आ गया? इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमें रूरल अर्बन गैप देखने को मिलता है कि हमारे अर्बन एरियाज डे बाय डे डेवलप होते जा रहे हैं। जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि गली गली में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी फूड चेन्स हैं, इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। वहीं रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। तो ये गैप बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है? कहीं ना कहीं रिच और पुअर वाला गैप भी देखने को मिलेगा। इसीलिए जरूरत है कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए? रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। समझ में आया कि रूरल डेवलपमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस पर हमें जोर देने की जरूरत है। अब देखो हम लोग बात करते हैं हमारे चैलेंजेस की। मैंने क्या बताया? सबसे पहले चैलेंजेस कौन से हैं हमारे पास में? लिंगरिंग चैलेंजेस यानी कि ओल्ड चैलेंजेस जो हमारी रूरल इकोनॉमी बहुत बहुत सालों से फेस करती हुई आ रही है। इसके अंदर 2 है हमारे पास में, रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। देखो सबसे बड़ा हमारे पास में रूरल क्रेडिट है, हमारा मोस्टली टाइम इसके अंदर लगेगा। उसके अलावा ये जो 3 है ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, फटाफट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस की, और लिंगरिंग चैलेंजेस में भी हमारे पास में पहला कौन सा है? रूरल क्रेडिट। समझ में आ गया भाई रूरल क्रेडिट होता क्या है? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। फार्मर्स को फार्मिंग के लिए लोन प्रोवाइड करना, दैट इज रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट फॉर फार्मिंग। गांव के अंदर मोस्टली लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, दैट इज रूरल क्रेडिट। अब देखो ये जो क्रेडिट होता है, याद रखना क्रेडिट को ही लोन भी बोला जाता है। ये जो क्रेडिट होता है ये हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए एक लाइफ लाइन है।
इसी की वजह से फार्मर्स फार्मिंग कर पाते हैं। रीजन क्या है? मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। दे रेयरली जनरेट सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर दे नीड क्रेडिट। देखो हमारी कंट्री के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स है वो बेचारे कैसे फार्मर्स है? स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास में छोटे छोटे से लैंड है, या फिर मार्जिनल होल्डर्स है जिनके पास में ये समझ लो आप लैंड ही नहीं है, जो किसी और के लैंड पर काम करते हैं। तो बेचारे छोटे छोटे से किसान हैं, वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सब्सिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं, वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते हैं कि 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए। वो कोई सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा पैसा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो इतना कमाते ही नहीं है कि वो फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, इसलिए इन लोगों को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा रीजन क्या है? द गेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स इज टू लॉन्ग, देयरफॉर दे नीड क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड मीट फैमिली एक्सपेंसेस। देखो फार्मर्स ने सीड सो करे यानी कि बीज बोए, उसने बीज बो दिए यानी कि सोइंग ऑफ सीड्स हो गया। अब उसकी फसल बनके तैयार होगी तब जाके वो अपनी फसल को काटेगा और तब वो पैसा कमाएगा। तो जब उसकी फसल बनके तैयार होती है, जब वो अपनी क्रॉप्स को कट करता है, इसे बोला जाता है हार्वेस्टिंग। बीज बोए दैट इज सोइंग, उसकी फसल बनके तैयार होगी, वो कट करेगा दैट इज हार्वेस्टिंग। इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है 6, 7, 8, 9 महीने, इसे बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। फार्मर ने बीज बोए, उसने सारा पैसा इन चीजों में लगा दिया, अब उसकी कमाई कब होगी, उसके पास में पैसा कब आएगा जो वो फाइनली अपनी क्रॉप्स को सेल करेगा। बट ये गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है। अब इस पीरियड के अंदर फार्मर को बेचारों को पैसों की जरूरत पड़ती है, उसे फर्टिलाइजर्स खरीदने होते हैं, उसे इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, इनके लिए पैसों की जरूरत है। बहुत सारे फैमिली एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे कोई शादी वगैरह करनी है, कोई बेबी का बर्थ हुआ है, उसमें सारे मनी वगैरह करते हैं। इनफैक्ट गांव में तो डेथ भी होती है तो उस पर भी बहुत खर्चा होता है, प्रॉपर खाना वगैरह होता है। इन सब एक्सपेंसेस के लिए फार्मर पैसा कहां से लाएगा? तो उसे क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो क्रेडिट है ना, ये फार्मिंग फैमिलीज की क्या है? लाइफ लाइन है। समझ में आया भाई रूरल क्रेडिट होता क्या है? अब देखो इंडियन फार्मर्स की जो क्रेडिट नीड्स है, जो लोन की रिक्वायरमेंट है, इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दूसरा है मीडियम टर्म क्रेडिट, और एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, और एक है हमारे पास में लॉन्ग टर्म क्रेडिट। देखो जब फार्मर को सीड्स खरीदने होते हैं, यानी कि ये समझ लो जब फार्मर को इनपुट्स खरीदने होते हैं जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता, फॉर एग्जांपल सीड्स खरीदने हैं, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने हैं, इवन उसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो ये जो छोटे मोटे कामों के लिए जब उसे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका ड्यूरेशन भी क्या है कि उसे लोन चाहिए 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक के लिए, 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक के लिए, 12 मंथ्स के अंदर अंदर फार्मर उस लोन को रीपे कर देगा। दिस इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट। क्या होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। वही मैं कहती हूं जब मान लो फार्मर को कोई मशीनरी परचेज करनी है, ट्रैक्टर्स खरीदने हैं, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह खरीदने हैं, या फिर फार्मर को कोई कुआं खुदवाना है, डिगिंग ऑफ वेल्स हो गया, या फिर फार्मर को कोई फेंसिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है। फेंसिंग जानते हो ना, अपने खेत के साइड में बाउंड्री वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाना ताकि जानवर वगैरह अंदर ना आए। तो जब फार्मर को लोन चाहिए होता है 1 साल से लेकर 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक के लिए, इन सारे खर्चों के लिए, वो आ जाता है हमारा मीडियम टर्म क्रेडिट के अंदर। और जब फार्मर को मान लो कोई एडिशनल लैंड ही खरीदना है, ठीक है ना, कोई खेत वगैरह खरीदना है, या फिर अपने लैंड पर कुछ ना कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाना है, उसे बहुत ज्यादा मोटे पैसों की जरूरत है, तो जब फार्मर को लोन चाहिए होता है 5 साल से ज्यादा के लिए और 20 साल तक के लिए, यानी कि 5 साल से 20 साल तक के लिए, 20 साल के अंदर अंदर फार्मर इस लोन के अमाउंट को रिटर्न कर देगा, दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। समझ में आ गया? 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, ये होता है 1 ईयर से 5 ईयर्स तक के लिए, और ये होता है 5 ईयर्स से ज्यादा 20 ईयर्स तक के लिए। तो पहला कौन सा है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जब फार्मर को इनपुट्स खरीदने हैं लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और इवन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए जब उसे लोन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इस लोन का टाइम होता है 6 मंथ से 12 मंथ्स। इस बीच में फार्मर क्या करता है? लोन के अमाउंट को
रिटर्न कर देता है। वहीं मीडियम टर्म क्रेडिट का मतलब है फार्मर को मान लो कोई मशीनरी खरीदनी है, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स खरीदने हैं, फेंसिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, कुएं खुदवाने हैं, तब जब उसे लोन की रिक्वायरमेंट होती है, ये लोन होता है 12 मंथ से 5 इयर्स तक के लिए, 5 साल तक फार्मर इस लोन के अमाउंट को रिटर्न करेगा, दैट इज मीडियम टर्म क्रेडिट। वहीं लॉन्ग टर्म क्रेडिट का मतलब है फार्मर को कोई एडिशनल लैंड खरीदना है, नया कोई लैंड खरीदना है, खेत खरीदना है, अपने लैंड पर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन उसे करवाना है, कोई घर वगैरह बनवाना है, तो जब फार्मर को 5 साल से 20 साल तक के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे मोटे अमाउंट का लोन चाहिए, दैट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिट। समझ में आ गया? अब देखो ये तो 3 कैटेगरीज थी हमारे पास में कि इंडियन फार्मर्स की जो क्रेडिट नीड्स होती है उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास में 2 अलग से कैटेगरीज और है। यही जो फार्मर्स की क्रेडिट नीड्स होती है इसे हम 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोडक्टिव क्रेडिट और एक होता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। नाम से ही समझ में आ जाएगा, जब फार्मर को प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है ना, काम करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, इनपुट्स खरीदने हैं, जैसे मैंने बताया सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, या फिर मशीन खरीदनी है, फार्मिंग के लिए कुआं खुदवाना है, या फिर खुद का मान लो कोई छोटी मोटी दुकान खोलनी है, उसे फिशिंग करनी है, लाइव स्टॉक फार्मिंग करनी है, उसे गाय भैंस वगैरह खरीदनी है। कुल मिलाके जब फार्मर प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लोन लेता है जिसकी वजह से वो कंट्री के जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा, इसे बोला जाता है प्रोडक्टिव क्रेडिट, यानी कि काम का क्रेडिट, आलतू फालतू क्रेडिट नहीं। वहीं जब फार्मर आलतू फालतू एक्टिविटीज के लिए लोन लेता है, फॉर एग्जाम्पल खुद की कंजम्पशन एक्टिविटीज के लिए वो लोन ले रहा है, घर में कोई शादी है उसके लिए लोन ले रहा है, कोई सेरेमनी है, बेबी हुआ है या फिर किसी की डेथ हो गई, अलग अलग तरह की सेरेमनीज होती है गांव के अंदर, जो खाना वाना खिलाया जाता है, जीवना वगैरह, इन सब चीजों के लिए जब वो लोन लेता है, इस तरह के लोन को बोला जाता है अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। इस लोन की वजह से फार्मर हमारी कंट्री के जीडीपी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, इनडायरेक्टली तो कंट्रीब्यूशन होता ही है, बट डायरेक्टली वो हमारी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। समझ में आया? प्रोडक्टिव क्रेडिट एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अब देखो हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। हमें पता है फार्मर को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है। फार्मर को ये लोन मिलेगा कहां से, इस लोन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, फार्मर को ये लोन कहां से मिलेगा? तो देखो ये जो लोन के सोर्सेज हैं इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। एक बार ऐसे ही समझ लो, देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब है जब फार्मर बैंक से लोन ले, ठीक है, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, हमारे जो बैंक्स होते हैं, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, हमारा देना बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, इन बैंक से लोन ले, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे हम बोलते हैं ना ग्रामीण बैंक, स्पेशली गांवों के लिए बैंक होते हैं। तो जब फार्मर बैंक्स वगैरह से, ऐसी जगह से लोन लेते हैं जहां पर बहुत सारी क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, पेपर वर्क होता है बैंक्स के अंदर, साथ में फार्मर्स को कुछ ना कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी भी रखवानी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाना पड़ता है। तो जब फार्मर इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो इसे बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। वहीं एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। मान लो एक फार्मर है, उसका खुद का कोई खेत नहीं है, वो किसी और के खेत पर काम कर रहा है, तो जब वो अपने लैंडलॉर्ड से लोन ले, लैंडलॉर्ड से लोन ले यानी कि जिसके खेत पर काम कर रहा है उससे लोन ले, या फिर गांव के अंदर बहुत सारे मनी लेंडर्स होते हैं। मनी लेंडर्स मतलब ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, उधार देते हैं, बट इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। या फिर फार्मर्स जो विलेज ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि जो गांवों के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठेकेदार वगैरह होते हैं, इनसे लोन ले, इन्हें बोला जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये किस कैटेगरी में आ गए? ये इनफॉर्मल वाली कैटेगरी के अंदर आ गए। बट इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है कि ये लोग फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बेचारे फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, उसकी पूरी जिंदगी लोन चुकाने में चली जाती है। ठीक है, तो एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में बेसिकली कौन कौन आए? लैंडलॉर्ड्स आ गए, जिसके खेत पर काम कर रहा है उस ओनर से ही लोन ले लिया। मनी लेंडर्स होते हैं, गांव के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही लोन देना होता है, उधार देना होता है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फार्मर से, कहीं ना कहीं फार्मर्स का शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। या फिर विलेज ट्रेडर्स हो गए, जो गांव के अंदर बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे लोन लेना किस में आते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर। अगर
अगर हम बात करें जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था याद करो, 1951 के अंदर आया था। उस टाइम पर फार्मर्स जितना भी लोन लेते थे ना, 93% लोन वो कहां से लेते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे, इन लोगों से लेते थे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज यानी कि बैंक्स वगैरह से लोन नहीं लेते थे। जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 के अंदर, तब की बात बता रही हूं, तब हमारे मोस्टली फार्मर्स लोन कहां से लेते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लेते थे, और ये लोग फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिसकी वजह से हमारा बेचारा फार्मर हमेशा डेट ट्रैप में ही फंसा रह जाता था, यानी कि कर्जे के जाल में ही फंसा रह जाता था। एक लोन चुकाना है, साथ में इतना सारा इंटरेस्ट भी देना है, इस लोन को चुकाने के लिए फार्मर दूसरा लोन लेगा, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेगा, तो फार्मर की जिंदगी लोन के जाल में ही फंसी रह जाती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1981 की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कम होने लग गए, खत्म होने लग गए, और उसकी जगह कौन से इंस्टीट्यूशंस आ गए, हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आ गए, बैंक्स वगैरह फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने लग गए। समझ में आ गया? तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये फार्मर्स का क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वहीं एक हमारे पास में होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अगर फार्मर हमारा लोन ले गवर्नमेंट से या फिर कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक्स वो हैं जो बेसिकली हमारे साथ में डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ SBI कमर्शियल बैंक है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ HDFC कमर्शियल बैंक है, येस बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होते हैं, RRBs होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ये बैंक्स पर्टिकुलरली गांव के लिए ही होते हैं। जब फार्मर इन चीजों से लोन लेते हैं, बैंक्स वगैरह से लोन लेते हैं, दिस इज नोन एज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये लोग फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं करते। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 के अंदर, तो मोस्टली 93% फार्मर्स लोन कहां से ले रहे थे, फार्मर्स जितना भी लोन ले रहे थे उसमें से 93% लोन कहां से ले रहे थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, और सिर्फ 7% लोन कहां से ले रहे थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो 66% लोन फार्मर्स कहां से लेते हैं, इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, यानी कि बैंक्स वगैरह से लेते हैं। कहीं ना कहीं आज फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कम हो रहा है। समझ में आ गया? अब देखो हम लोग इन्हीं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करेंगे। ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन सी एजेंसीज आती है, अब हम उन सारी एजेंसीज की बात करेंगे। देखो सबसे पहली बात, ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, इसी को हम मल्टी एजेंसी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी एजेंसी सिस्टम। जब हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करते हैं, इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहां पर हमारे पास में हम लोगों ने पीछे देखा कौन कौन आते हैं, सारे कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने सारे यहाँ पर एजेंसीज आ गए या नहीं आ गए, कमर्शियल बैंक्स भी आ गए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी आ गई, RRBs भी आ गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी आ गए, इतनी सारी एजेंसी है। इसीलिए इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को हम मल्टी एजेंसी सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखो इन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमारे पास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, 4 एजेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, 2 इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताऊंगी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है हमारे पास में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो पहले ही बता देती हूं, एक तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इंपॉर्टेंट है और एक लास्ट वाला 4th वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। होता क्या है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज? देखो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ये समझ लो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे कमर्शियल बैंक्स तो किसी को भी लोन दे देते हैं, आप जाओगे आपको भी दे देंगे, मुझे भी दे देंगे, कुछ कंडीशंस होती है वो सबके लिए होते हैं। लेकिन ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल है। और ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, ये सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन देती हैं। ये सिर्फ किसे लोन देती हैं? ये अपने मेंबर्स को ही लोन देती हैं। ये कमर्शियल बैंक्स की तरह सबको लोन नहीं देती। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फार्मर्स को, ये फार्मर्स कौन होते हैं? इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं। ये फार्मर्स को लोन देती हैं, वो भी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज करके लोन देती हैं। फार्मर्स जितना भी लोन ले रहे हैं ना, उसमें से ये समझ लो 16 से 17% लोन कहां से लेते हैं? इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से लेते हैं, क्योंकि यहां पर
इंटरेस्ट की रेट क्या है, बहुत कम है। इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का मकसद क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर एज क्रेडिट एजेंसीज। ये जो पीछे हम लोगों ने देखा था ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर मनी लेंडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, विलेज ट्रेडर्स होते हैं, कहीं ना कहीं इन मनी लेंडर्स का एलिमिनेशन हो जाए, ये मनी लेंडर्स खत्म हो जाए। ये मकसद किसका है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का, कि हम लोग ही फार्मर्स तक इतना पहुंच जाएं कि हमारे फार्मर भाइयों को इन मनी लेंडर्स से लोन ना लेना पड़े, हमारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। टाइमली एंड फास्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, जब भी फार्मर्स को लोन की रिक्वायरमेंट है उन्हें टाइमली तुरंत लोन प्रोवाइड करा जाए, वो भी फास्ट फ्लो हो क्रेडिट का, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज ना हो, फटाफट फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करा जाए। स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स, गांव के अंदर जितने भी एरियाज है हर एरिया के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हर एरिया के अंदर ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जितने भी स्पेशल प्रोग्राम्स बनाती है ना रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, उन सब चीजों के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना। अगर किसी फार्मर को खुद का कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई छोटी मोटी दुकान स्टार्ट करनी है, ये सब किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर आती है, हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के अंदर आती है। इन सब चीजों के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, ये किसका मकसद है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का। तो याद रखना, ग्रुप ऑफ पर्संस है, ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती है सिर्फ अपने मेंबर्स को ही लोन देती हैं, वो भी रीजनेबल यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, याद रहेगा। सेकेंड हमारे पास में आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जानते ही हो, एसबीआई, और उसके अलावा जितने भी अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, एचडीएफसी है, यस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना बैंक है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक है जो आम जनता के साथ में डील करते हैं, हम लोगों के साथ में डील करते हैं। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था, 1955 के अंदर, और बेसिकली स्टैब्लिश ही क्यों हुआ था, ताकि रूरल क्रेडिट का काम हो सके, ताकि रूरल एरियाज के अंदर जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करा जा सके, यही इसका मेन मकसद था। उसके बाद में 1969 के अंदर हमारे 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब है ये जो 14 बैंक्स थे ये कौन से सेक्टर के थे, प्राइवेट सेक्टर के थे, प्राइवेट सेक्टर के थे। इन प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स को किसने खरीद लिया, पब्लिक सेक्टर ने खरीद लिया, यानी कि सरकार ने खरीद लिया। मतलब ये समझ लो हमारी गवर्नमेंट ने इन 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, ये समझ लो 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए होंगे, 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए। मतलब अब ओनर कौन बन गया, पब्लिक सेक्टर बन गया, यानी कि सरकार बन गई, और फिर सरकार इन बैंक्स को चलाती थी, और सरकार ने इन बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए। ये जो 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे जो अब सरकार के हो गए, जिनको सरकार ने खरीद लिया, इन बैंक्स को सरकार ने आदेश दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करोगे, डायरेक्टली भी, आप डायरेक्टली फार्मर्स को भी लोन प्रोवाइड करोगे, साथ साथ में जो पीछे हम लोगों ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज देखा था ना, इनको आप फंडिंग करोगे, आप इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को फंड्स प्रोवाइड करोगे, ताकि ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके। समझ में आया? तो एसबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, 1955 में। क्यों हुआ था, ताकि रूरल क्रेडिट के रास्ते में से काम में लिया जा सके, ताकि फार्मर्स को लोन दिया जा सके इसकी हेल्प से। बाद में 1969 के अंदर 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। ये बैंक्स किसके अंडर आ गए, हमारी सरकार के अंडर आ गए, और हमारी गवर्नमेंट ने इन बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप फार्मर्स को डायरेक्टली हेल्प करोगे, उन्हें लोन प्रोवाइड करोगे, साथ में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की भी फंडिंग करोगे, ताकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर सके। दो समझ में आ गए। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अब देखो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन अ हार्बिंगर ऑफ चेंजेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। ध्यान से समझना, हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 पढ़ रहे थे, हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था, जब हम फार्मिंग के अंदर HYV सीड्स यूज करने लगे थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला था। स्पेशली राइस और व्हीट के अंदर, राइस और व्हीट का प्रोडक्शन अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, कि इसे एक स्पेशल नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसकी वजह से हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आए, चेंजेस कैसे आए, तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू चेंज इन आउटलुक ऑफ फार्मर्स फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एकदम से क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, स्पेशली किसका, राइस का और
वीट का क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स का आउटलुक यानी कि नजरिया बदलने लगा। फार्मर्स पहले फार्मिंग को क्या समझते थे कि ये तो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए होती है, 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए, लेकिन अब उनका नजरिया बदलने लगा कि यार फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग भी हो सकती है, हम हमारे प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। कमर्शियल फार्मिंग लेड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रूरल क्रेडिट। और जब फार्मर्स के दिमाग में आया कि यार हम हमारे प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा भी कमा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लग गई। अब उन्हें ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो लोन चाहिए होगा, बीज खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स खरीदने हैं, बिजली का बिल पे करना है, उनके प्रोड्यूस को उन्हें मार्केट तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है लोन की। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स किसकी डिमांड करने लगे? क्रेडिट की डिमांड करने लगे। पहले हमारी कंट्री के अंदर फार्मर्स अनप्रोडक्टिव लोन ज्यादा लेते थे, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट ज्यादा लेते थे ब्याह शादी वगैरह के लिए, सेरेमनीज वगैरह के लिए। लेकिन जैसे जैसे फार्मर्स का नजरिया बदलने लगा, अब फार्मर्स कैसा लोन लेने लगे? प्रोडक्टिव क्रेडिट लेने लगे, प्रोडक्टिव लोन लेने लगे, ताकि वो प्रोडक्शन करके अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा कमा सके। तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे रूरल क्रेडिट सिस्टम के अंदर हमें एक चेंज देखने को मिला। जो फार्मर्स पहले अनप्रोडक्टिव क्रेडिट लेते थे, अब वो कैसा लोन लेने लगे? प्रोडक्शन के लिए लोन लेने लगे। समझ में आया? थर्ड हमारे पास में आता है रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर सेट अप टू प्रोवाइड क्रेडिट इन रिमोट रूरल एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। देखो ये आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे हम हिंदी में ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं, ये क्यों सेटअप करे गए? ये स्पेशली किसके लिए होते हैं? गांवों के अंदर भी जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरियाज हैं। देखो गांवों के अंदर सारे एरियाज ऐसे नहीं है जहां पर स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं है, गांव के अंदर भी बहुत सारे एरियाज हैं जो डेवलप्ड हैं, लेकिन गांव के अंदर भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कैसे एरियाज हैं? बिल्कुल रिमोट एरियाज है, एकदम अंदर जाके एरियाज है, बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर ये बैंक सेटअप करे गए आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स। ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ऑपरेट करते हैं। किसके लेवल पर ऑपरेट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। These banks focus on credit needs of weaker section of rural population. इन बैंक्स का काम क्या है कि गांवों के अंदर भी जो रिमोट एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, वहां पर जो लोग वीकर सेक्शन हैं, जो बिल्कुल पुअर लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, स्पेशली उन्हें लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो भी कोई ना कोई काम कर सके, उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। समझ में आया? और लास्ट हमारे पास में आता है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इंपॉर्टेंट था, एक ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो जैसे हमारा पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, इतने सारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा कौन है? हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो बैंक्स है ना, जो फार्मिंग के लिए लोन्स देते हैं, जो एग्रीकल्चरल बैंक्स है हमारे, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक्स हैं, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बैंक्स है ना, इन सब बैंक्स का पापा कौन है? इनका पापा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी, प्लानिंग एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाबार्ड क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स मतलब पापा है। किसका पापा है? ये रूरल क्रेडिट से रिलेटेड हमारे पास में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि ग्रामीण बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, जितने भी लोग रूरल क्रेडिट का काम कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका पापा कौन है? नाबार्ड है। इसका काम क्या है? इन सब चीजों के लिए पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना, इनके ऑपरेशंस, इनके काम को हैंडल करना। नाबार्ड कब सेटअप हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? मुंबई के अंदर है। याद रहेगा, हमारी कंट्री के एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा आरबीआई, लेकिन रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का पापा कौन है? नाबार्ड, नेशनल बैंक
फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका क्या क्या काम है? टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों ने पीछे पढ़े ना, ये जितने भी 3 इंस्टीट्यूशंस है जो रूरल एरियाज के अंदर क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस पैसा कहां से लेकर आएंगे? इनकी फंडिंग करने का काम, इनको पैसा देने का काम किसका है? नाबार्ड का है। टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करना कि फटाफट से जब भी फार्मर्स को लोन की जरूरत है उन्हें लोन मिल जाए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, लगता है ये क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मान लो सही से काम नहीं कर रही है तो इसे रिकंस्ट्रक्ट करना। यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में, आरआरबीज वगैरह में, इन एम्प्लॉइज को, इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, रूरल एरियाज के जो आपके कस्टमर्स हैं, जो लोग पैसा लेने आ रहे हैं, लोन लेने आ रहे हैं, इनसे आपको लोकल भाषा में ही बात करनी है, अपनी अंग्रेजी नहीं झाड़नी है। हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट्स फाइनेंस बाय इट। नाबार्ड जिन भी चीजों में पैसा लगाता है, जिन भी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करता है, उन सारे प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली मॉनिटर करता है, उन पे नजर रखता है, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करता है। जैसे आपका एग्जाम होता है ना, आपकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, वैसे नाबार्ड भी सारे प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये जितने भी रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो अभी हम लोगों ने 3 पढ़े हैं, इन सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा के चलना, इन सबके बीच में एक अच्छा तालमेल बैठा के चलना कि इन लोगों के बीच में आपस में किसी तरह की कोई लड़ाइयां, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। साथ ही साथ में क्लोज कनेक्शन बना के चलना, किसके साथ में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में क्लोज कनेक्शन मेंटेन करके चलना। अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट, एमपी की गवर्नमेंट, कर्नाटका की गवर्नमेंट, हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में रिलेशन बना के चलना, आरबीआई के साथ में रिलेशन बना के चलना, प्लस जितने भी नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस है जो भी ये क्रेडिट देने का काम कर रहे हैं, एलआईसी वगैरह को भी लो, इन सबके साथ में क्लोज रिलेशंस बना के चलना। ये सारा किसका काम है? नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फंक्शंस भी याद रखने हैं, कब सेटअप हुआ था, कहां हेडक्वार्टर्स है, सब कुछ याद रखना है। समझ में आ गया? तो 4 हमारे पास में एजेंसीज है। कौन कौन सी? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो किसे लोन देती हैं? अपने मेंबर्स को, और वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सेकंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स। थर्ड है आरआरबीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो कहां पर ऑपरेट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑपरेट करते हैं, रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज के अंदर। किसे टारगेट करते हैं? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि बिल्कुल पुअर लोगों को टारगेट करते हैं कि इन्हें लोन प्रोवाइड करना है, इन लोगों से लोकल भाषा में बात करनी। इमेज देखकर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। और लास्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन रोल ऑफ आरबीआई इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जब हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात करते हैं कि फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करना, इसके अंदर आरबीआई का क्या रोल है? आरबीआई कौन है? हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम का पापा है, जो सारे के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्या रोल है एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लेके? आरबीआई हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल है फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने में। और हमारे जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, आरआरबीज वगैरह हमारे हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, सबको स्ट्रेंथन करता है, सबको अच्छे से मेंटेन करके चलता है। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनकी फंडिंग करता है। ये सारा काम कौन देखता है? हमारा आरबीआई देखता है। क्या है इसका काम? इट्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना। हमारे जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है उनके डेवलपमेंट पर फोकस करना। हमारी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, क्योंकि देखो फार्मर्स मोस्टली लोन कहां से ले रहे हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से, जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस पर मेन फोकस है आरबीआई का भी कि इन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को शॉर्ट टर्म लोन भी देना, थोड़े से टाइम के लिए लोन भी देना, लॉन्ग टर्म लोन्स भी देना। मतलब ये समझ लो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की फंडिंग करना
ताकि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के पास में इनफ पैसा रहे ताकि वो फार्मर्स को दे सके। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ कोऑपरेटिव्स, जितने भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि वो और प्रोफेशनल हो सके, अपना बेस्ट दे सके। कंडक्टिंग रूरल क्रेडिट सर्वेज टू चेक द कवरेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, साथ साथ में सर्वे भी करवाना, चेक करना कि वे रूरल एरियाज के अंदर जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है उन लोगों को लोन मिल तो रहा है ना, कोई लोग छूट तो नहीं रहे ना, जो पर्पस है वो पर्पसफुल तो हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि यार लोग रह रहे हो बेचारों को लोन नहीं मिल रहा और फिर उन फार्मर्स को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता हो, लैंडलॉर्ड से लोन लेना पड़ता हो, फिर वो लोग हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बेचारे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो प्रॉपर सर्वे भी करना, चेक भी करना कि जो हम काम करना चाह रहे हैं वो काम सही से हो तो रहा है ना। अगर कोई बैंक अपनी ब्रांच एक्सपैंड करना चाहता है तो उस बैंक को हेल्प करना ताकि वो बैंक रूरल एरियाज में अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश कर सके। प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, आरआरबीज, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, इन सबको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करना, इन्हें मॉनिटर करना, इन पर नजर रखना, सारा काम किसका है? आरबीआई का है। समझ में आया? अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये प्रोग्राम्ड नहीं है, ये प्रोग्राम्स है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। देखो सबसे पहले ये समझो कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होता है। माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? माइक्रो मतलब बहुत छोटा। जब फार्मर्स को छोटे से लोन की रिक्वायरमेंट होती है ना, छोटे से लोन की रिक्वायरमेंट है, वो भी थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि फार्मर को मान लो कोई छोटी मोटी खुद की कोई दुकान एस्टैब्लिश करनी है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहता है, कोई छोटी मोटी घर में उसने फैक्ट्री खोल ली या फिर कोई छोटी मोटी दुकान खोल ली, कुछ भी वो अलग काम करना चाहता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, उसे जॉब ना करनी पड़े। तो वो क्या है, जब उसको छोटा लोन प्रोवाइड करा जाता है थोड़े से टाइम के लिए, दैट इज माइक्रो क्रेडिट। क्या कहते हैं? माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट मींस गिविंग स्मॉल लोन टू द इंडिविजुअल्स। जब किसी इंडिविजुअल को स्मॉल लोन की रिक्वायरमेंट होती है, छोटे से लोन की रिक्वायरमेंट होती है, कोई बहुत बड़ा लोन नहीं चाहिए, बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए, ताकि वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज स्टैब्लिश कर ले, कोई काम करने लग जाए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, उसे छोटा लोन प्रोवाइड करना, दिस इज माइक्रो क्रेडिट। दीज प्रोग्राम्स वर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हु वर नॉट कवर्ड बाय एनी बैंकिंग सिस्टम। देखो ऑल्दो हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम होता है, बट स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बैंकिंग सिस्टम का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हमें पता है बैंक से अगर लोन लेना है सबसे पहले हमें क्या रखवानी पड़ती है? कोलैटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। अब हमारी कंट्री के अंदर बेचारे फार्मर्स कैसे हैं? स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर ये समझ लो मार्जिनल फार्मर्स हैं। इन बेचारों के पास में कौन सा असेट है, कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसे गिरवी रखवाएंगे? इनके पास में कौन सी गाड़ी वगैरह है, तो इनके पास में कुछ कोलैटरल रखवाने के लिए नहीं होता। साथ साथ में बैंक्स के अंदर हमें पता है बहुत सारी क्या होती हैं? लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। अब ये जो बेचारे हमारे किसान हैं ये इतने पढ़े लिखे नहीं है कि ये इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कर सके। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, जो कंट्रीज एज सच डेवलप्ड नहीं है, उन कंट्रीज के अंदर हमारे पास में बैंकिंग सिस्टम है। स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बैंकिंग सिस्टम के अंडर नहीं आ पाते, जिन्हें इन बैंक से लोन नहीं मिलता ड्यू टू कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह। उन लोगों को ये फॉर्मेलिटीज समझ में नहीं आती। तो अब बेचारे ये फार्मर्स लोन कहां से ले? इन्हें थोड़े से पैसे की जरूरत है, इनके लिए ये प्रोग्राम आया जिसका नाम है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स आर बिकमिंग पॉपुलर अमंग स्मॉल बोरोवर्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेरी मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज एंड नो कोलैटरल। अब ये जो प्रोग्राम है ये बेचारे हमारे स्मॉल बोरोवर्स के लिए, जिन्हें छोटा लोन चाहिए, उनके लिए बहुत फेमस होता जा रहा है, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है, सारा काम लोकल भाषा में हो जाता है, कोई कोलैटरल कुछ भी गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन देते हैं? जैसे हमारा सिडबी हो गया, ये है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है। नाबार्ड माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है। एनएचएफडीसी हमारा माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये कुछ हैंडीकैप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है ताकि स्मॉल बोरोवर्स को पैसा मिले, वो खुद का कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सके। तो देखो माइक्रो क्रेडिट का ही सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये आपने 9th या 10th के अंदर इको के अंदर भी पढ़ा होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता क्या है? पहले तो माइक्रो क्रेडिट समझ में आ गया ना। फार्मर्स को जब छोटे लोन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इंडिविजुअल को जब छोटे लोन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके, तो उसे मिलता है माइक्रो क्रेडिट। बिल्कुल कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये बेसिकली माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है ये समझ लो। ये कुछ लोग हैं, ठीक है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो ग्रुप है ये खुद ही खुद की मदद कर रहा है। ये कुछ लोग हैं, ठीक है, आसपास के। अब ये लोग क्या करते हैं, हर महीने जितना पैसा इनसे बन पड़ता है थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इतने ही इकट्ठे करने हैं, जितना चिंता इनसे बन पड़ता है सब लोग अपना अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। सब लोगों ने अपना अपना पैसा इकट्ठा करा और इनका पैसा ये मान लो कि ये गुल्लक में सेव करते हैं, ठीक है। सबने अपना पैसा जितना जितना इनसे बन पड़ता है, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जितना बन पड़ता है सब इकट्ठा करते हैं। अब जब भी कभी इस ग्रुप के किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट होगी, मान लो इसको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी ये इस गुल्लक से लोन ले सकता है। कुछ भी कोलेटरल रखवाने की जरूरत नहीं है, गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई यहाँ पर ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं है, क्योंकि आपस का ग्रुप है, सब फ्रेंड्स का ग्रुप है, ऐसे समझ लो। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट की रेट्स भी क्या है, बहुत बहुत कम है। तो ये लोग खुद ही खुद की मदद कर रहे हैं, सबने अपना अपना पैसा इकट्ठा करा। कभी भी अगर किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो उस गुल्लक से लोन ले सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, बैंक्स की तरह फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। आपस में महिलाओं ने मिलकर ये ग्रुप बना लिया, ऐसा समझ लो, ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम। कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और इन सबकी कॉमन प्रॉब्लम है कि भाई इनके पास में ये समझ लो कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है कि ये बैंक से लोन ले सके, या फिर ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि बैंक की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर सके। इसके लिए इन लोगों ने क्या बना लिया, एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रमोट सेविंग हैबिट अमंग रूरल हाउसहोल्ड। कहीं ना कहीं इन लोगों में कैसी हैबिट डेवलप होती है, सेविंग हैबिट डेवलप होती है कि हम लोग अपने पैसे को सेव करेंगे। मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पूल देयर सेविंग्स एंड ऑफर एज क्रेडिट टू इट्स मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स। सब लोग अपना अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, जब भी किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उस मेंबर को इस पैसे में से लोन प्रोवाइड करा जाता है। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, किसी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट दिया जाता है, जो इंटरेस्ट की रेट होती है लोन पर, वो भी बहुत 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 कम होती है। प्रेजेंटली देयर आर 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बेसिकली देखो ये औरतों के अंदर ज्यादा फेमस है, ऑल्दो मेल्स का भी होता है, बट लेडीज के लिए ज्यादा फेमस है। एक तरह से किटी पार्टी की तरह है, जो मॉडर्न हमारी सोसाइटी की किटी पार्टी है, वहां पर समोसे कचोरी वगैरह चलते हैं, गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, वहां पर भी इनडायरेक्टली लेडीज यही करती है, कहीं ना कहीं पैसा कंट्रीब्यूट करती हैं। जब किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है उसमें से, गुल्लक में से पैसा निकाला जाता है, बट ये थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारी कंट्री में कितने हैं, 54 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारी कंट्री के अंदर हैं, जिसके अंदर 6 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो लोग खुद ही खुद की मदद कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग हमारा फर्स्ट वाला ही पढ़ रहे हैं, रूरल क्रेडिट। मैंने बताया था ना, वो सबसे लंबा है, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो समझ में आ गया भाई माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूं और आपको फुल स्क्रीन पर एक टॉपिक समझाती हूँ। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। हम लोगों ने इतना सब कुछ रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ा, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, इतने सारे कमर्शियल बैंक्स हमारे हो गए, बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। इसकी जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं वो पॉजिटिव बातें भी बताएंगे, प्लस इसकी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं सारी नेगेटिव बातें भी बताएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एज इट इज सारे पॉइंट्स याद कर लेना। देखो जब भी क्रिटिकल इवैल्यूएशन लिखने को आएगा तो पहले पॉजिटिव बातें लिखोगे, उसके बाद में नेगेटिव बातें लिखोगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन जब दोगे तब दोबारा से हर तरह की बातें लिखोगे, मिक्स में सब कुछ लिख दोगे। कंक्लूजन कभी भी आपको नेगेटिव नहीं छोड़ना होता है। जब कंक्लूजन लिखते हो तो फिर दोबारा से पॉजिटिव बातों पर आ जाया करोगे। समझ में आ गया? रूरल बैंकिंग इन इंडिया हैज बीन सिग्निफिकेंटली एक्सपैंडेड आफ्टर नेशनलाइजेशन, ये स्पेलिंग गलत है, आई आएगा, आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स इन 1969। 1969 के अंदर जो मेजर कमर्शियल बैंक्स थे, 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स थे जिनका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। यानी कि ये किसके बैंक्स थे, प्राइवेट सेक्टर के थे, बट सरकार ने, हमारी सरकार को हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं ना, बट पब्लिक सेक्टर ने इन बैंक्स को खरीद लिया। कैसे खरीद लिया, इन बैंक्स के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो अपने आप ओनरशिप किसके हाथ में आ गई, पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ गई। अब किसकी चलेगी, पब्लिक सेक्टर की चलेगी, सरकार की चलेगी। तो
1969 के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद में हमारा जो रूरल बैंकिंग था, जो रूरल क्रेडिट सिस्टम है, वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ, आगे बढ़ा। आफ्टर नेशनलाइजेशन सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इंप्रूव इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रूरल पीपल। काफी स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, हमारी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह हैं, इनके थ्रू हमारे रूरल लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करा जाए, वो भी मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। नाबार्ड का मेन रोल है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हैज प्लेड प्राइमरी रोल इन मेकिंग रूरल फाइनेंसिंग मोर ऑर्गेनाइज। इस रूरल फाइनेंसिंग, रूरल क्रेडिट को ऑर्गेनाइज करने का, इसको मतलब मेंटेन करने का, कंट्रोल करने का सारा काम किसको दिया गया? नाबार्ड को दिया। इट हैज मेड अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट, और कहीं ना कहीं नाबार्ड एक अच्छा खासा चेंज लेकर आया रूरल क्रेडिट के अंदर। मैंने बताया था ना, नाबार्ड क्या है? एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटायर रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को चलाता है, मॉनिटर करता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गिवन फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम द डेट ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स। जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, कहीं ना कहीं फार्मर्स को अब मनी लैंडर्स से लोन लेने की जरूरत नहीं है, और फार्मर्स मनी लैंडर्स के इस जाल से फ्री होते गए। मैंने बताया था, मनी लैंडर्स फार्मर्स को लोन तो देते थे, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था, बट कहीं ना कहीं अब फार्मर्स इन मनी लैंडर्स के जाल से फ्री होने लगे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज आल्सो प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे जैसे फार्मर्स को क्रेडिट मिलने लगा आरआरबीज के थ्रू, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू, फार्मर्स धीरे धीरे क्या करने लगे? कमर्शियलाइजेशन करने लगे। अब फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग से किस पर शिफ्ट होने लगे? कमर्शियल फार्मिंग पर शिफ्ट होने लगे। फार्मर्स प्रोड्यूस करते, सरप्लस प्रोड्यूस करते, और अपने प्रोड्यूस को कहां बेचने लगे? मार्केट में बेचने लगे, पैसा कमाने लगे। एक अच्छा एग्जांपल दूं, एक बैंक एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम है कुदुम्बश्री बैंक। कहां पर एस्टैब्लिश हुआ? केरला के अंदर। इसका पर्पस क्या था? द पुअर वुमेन्स बैंक, इसे बोला जाता है पुअर वुमेन्स बैंक। स्टार्टेड इन 1995 इन केरला, acclaimed as the largest informal banks in Asia in terms of participation and savings mobilized। देखो, एक बैंक एस्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम था कुदुम्बश्री बैंक, पुअर वुमेन्स बैंक भी बोला जाता है। कहां एस्टैब्लिश हुआ था? केरला में। कब की बात है? 1995 की बात है। अगर हम बात करें एशिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, उन सब बैंक्स के अंदर ये सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, लार्जेस्ट बैंक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन की। लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लोग अपना पैसा यहां पर ज्यादा डिपॉजिट करवाते हैं, ज्यादा सेविंग्स होती हैं। सबसे बड़ा इनफॉर्मल बैंक माना जाता है एशिया का इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग। बेसिकली बनाया गया कि औरतों को जब भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें इजीली लोन मिल जाए। जो गांवों के अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लेडीज आती हैं, जो पुअर औरतें हैं, उन्हें जब भी लोन की रिक्वायरमेंट है, उन्हें इजीली लोन मिल जाए। तो ये तो सारी की सारी पॉजिटिव चीजें हमारे रूरल क्रेडिट से रिलेटेड, रूरल बैंकिंग से रिलेटेड। बट इसी रूरल बैंकिंग के रास्ते में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज रह गई, कौन कौन सी कमियां रह गई? बैंकिंग क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिक्वायर्स कोलेटरल सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। देखो, सबसे पहली बात, अगर बैंक से लोन लेना है, अगर बड़े अमाउंट का लोन लेना है, तो फार्मर्स को क्या गिरवी रखवाना पड़ता है? कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखवाना पड़ता है। और हमारी कंट्री में मोस्टली फार्मर्स कैसे हैं? बेचारे स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, जिनके पास में तो खुद का पीस ऑफ लैंड ही नहीं है, तो ये क्या गिरवी रखवाएंगे? इस वजह से बेचारे फार्मर्स को लोन नहीं मिल पाता, और फिर कोई ऑप्शन नहीं है तो फार्मर्स लोन किससे लेंगे? वही मनी लैंडर्स से लोन लेंगे। ये मनी लैंडर्स फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और बेचारा फार्मर का क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन, शोषण होता है, उसकी जिंदगी लोन और इंटरेस्ट चुकाने में ही चली जाती है। गवर्नमेंट ऑफन शोज लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स, इट लीड टू इंक्रीज इन डिफॉल्ट रेट। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं बट लोन के अमाउंट को रिटर्न नहीं करते। होता है ना ऐसा, लोन ले लिया, लोन लेके फरार हो गए, लोन के अमाउंट को रिटर्न ही नहीं करा, और गवर्नमेंट भी इसमें कोई अच्छी खासी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती, तो डिफॉल्ट रेट हमारा इंक्रीज होता जा रहा है कि लोग लोन लेते हैं, लोन के अमाउंट को रिटर्न नहीं कर पाते। तो सरकार को इसमें भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए कि लोन की रिकवरी हो जाए। गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट जा रहा है ऐसे तो। स्टिल कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव फेल्ड टू डेवलप सेविंग हैबिट्स अमंग फार्मिंग फैमिलीज। आज हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, SBI है, इतने सारे कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, स्टिल इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हुए भी हमारी कंट्री के अंदर जो फार्मिंग फैमिलीज है उनके अंदर वो सेविंग हैबिट डेवलप नहीं हुई है। लोग आज भी कैश के अंदर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लोग अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट नहीं करवाते, वो अपनी मनी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। अब सोचो बैंक्स में अगर पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स कम रह जाएगा ना। नॉर्मली जो पैसा हम लोग बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक उस पैसे को अपने पास में थोड़ी ना रखते हैं, बैंक उसी पैसे से लोन दे देते हैं। किसे लोन देते हैं? मान लो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो वगैरह हैं, उन्हें कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, तो उस पैसे के लिए उसको काम में लिया जाता है। डिपॉजिट्स थे मतलब ये पैसा आइडल था, इनएक्टिव था, उस पैसे को लोन पर चढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए उस पैसे को लोन पर दिया जाता है। तो अपने आप जो इनएक्टिव पैसा था वो पैसा एक्टिव हो गया, प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जा रहा है। बट ये मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स हमारी कंट्री में क्यों कम रह जाता है? क्योंकि स्टिल आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सेविंग हैबिट्स नहीं है, वो लोग कैश में डील करना पसंद करते हैं, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते। तो ये क्या बताई हम लोगों ने? नेगेटिव साइड बताई, डेफिशिएंसी बताई। ड्यू टू बर्डन ऑफ डेट ऑन द फार्मर्स, हमारे फार्मर्स के ऊपर आज भी मतलब डेट मतलब कर्जे का, लोन का इतना बर्डन है। बेसिकली वो लोन कहां से लेते हैं? मनी लेंडर्स से लेते हैं। इसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारी सुसाइडल डेथ्स होती हैं। स्पेशली अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, फार्मर्स के ऊपर इतना लोन का बर्डन होता है, कर्जे का बर्डन होता है कि वो कर्जा नहीं चुका पाते। इस वजह से कई बार फार्मर्स को सुसाइड करनी पड़ती है। सुसाइडल केस हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है भाई, डेफिशिएंसीज हो गई। अब लास्ट में हमें अगेन कंक्लूजन के तौर पर पॉजिटिव चीजें लिखनी है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसे ध्यान से देख लेना। For expansion of banking system, all the adults are encouraged to open bank accounts under the scheme जन धन योजना। अब हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कि हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाए, डिजिटल हो जाए, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस किससे हो? बैंक्स के थ्रू। हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाए? कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, हम कैश के थ्रू ट्रांजैक्शंस ना करें। इसके लिए हमारी सरकार एक योजना लेकर आई जिसका नाम है जन धन योजना। क्या? जन धन योजना। सरकार ने बोला भाई अगर जनधन योजना इस स्कीम के अंडर जिन लोगों के पास में अपना बैंक अकाउंट नहीं है, अगर वो लोग इस जनधन योजना स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे ना, तो पहली बात तो उन्हें अपने बैंक अकाउंट के अंदर कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। देखो नॉर्मली जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर हमें एक मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ता है। हर बैंक का अलग अलग है कि मिनिमम 2000 रुपए रखने ही है, मिनिमम 5000 रुपए रखने ही हैं या फिर 10,000 रुपए रखने ही हैं। बट सरकार ने बोला अगर आप जनधन स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट खोलते हो तो पहली बात तो आपको कोई मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर रखना नहीं पड़ेगा। कभी भी अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए भी है, पैसा नहीं है, तो भी आप 10,000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलेगी। 10,000 तक आप पैसा निकलवा सकते हो, बाद में आपको रिटर्न करना पड़ता है। 10,000 तक आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, आप इतना पैसा यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा नेगेटिव में जाके। साथ में आपको 1 लाख से लेके 2 लाख तक का अच्छा खासा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। तो सरकार ने क्या बोला? ताकि लोग अपना बैंक अकाउंट खोले, हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो, कैशलेस हो, सरकार जनधन योजना लेकर आई। इस जनधन योजना के अंडर क्या मिला कि जो भी लोग इस योजना के अंडर अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे उनको 1 से 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी 10,000 रुपए तक की, कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको पता होगा गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पेंशन देती है, गवर्नमेंट बुजुर्गों को, घर में दादाजी दादी जी नाना नानी है तो आपको पता होगा उन्हें पेंशन मिलती है, सरकार पेंशन देती है, वो पेंशन भी इसी अकाउंट के अंदर आया करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सैलरी वेजेस आ रही है वो भी इसी अकाउंट में आया करेगी। जितने भी सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स होते हैं, जो आपका पीएफ वगैरह का पैसा होता है, वो सब इसी के अंदर आएगा अगर आपने इसके अंडर अकाउंट खोला है तो ये गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया हमारी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को और बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। और इसकी वजह से कितने लोगों ने अपना अकाउंट खोला? 40 करोड़ लोगों ने अपना अकाउंट खोला इस जनधन योजना के अंडर, इस स्कीम के अंडर। और उसकी वजह से इन बैंक्स के अंदर लोगों ने पैसा भी डिपॉजिट करवाया होगा, अकाउंट खोला है। 40 करोड़ लोगों ने अगर अपना अकाउंट खोला है तो पैसा भी जमा कराया होगा ना, लोगों ने पैसा जमा कराया। और बैंक्स के पास में कितने रुपए आए? 1,40,000 करोड़ रुपीस आए। अब ऑब्वियसली बात है, ये पैसा अगर बैंक के पास में आया तो बैंक इस पैसे को अपने पास में नहीं रखते हैं, बैंक्स इस पैसे से ही दूसरे लोगों को लोन देते हैं। जिन लोगों को प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लोन की रिक्वायरमेंट है, कोई बिल्डिंग खोलनी है, कोई एंटरप्राइज खोलना है, फैक्ट्री डालनी है, उन लोगों को लोन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसे का क्या होता है? मोबिलाइजेशन होता है। जो पैसा इनएक्टिव पड़ा था, आइडल पड़ा था, कहीं ना कहीं वो पैसा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए काम में आएगा और हमारी कंट्री का जीडीपी
इंक्रीज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पूरे आपको प्रॉपर नोट्स दिए, इसे एज इट इज याद कर लेना। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अब एक लास्ट टॉपिक और, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम। लास्ट टॉपिक है। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस का भी फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास में? रूरल क्रेडिट। मैंने बोला था ना ये सबसे बड़ा है, उसके बाद में जो 3 है वो छोटे छोटे से हैं। तो बस इसी के साथ में हमारा रूरल क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कुछ नहीं है, फार्मर्स के लिए है कि फार्मर्स को क्या इशू करा जाता है? एक किसान क्रेडिट कार्ड इशू करा जाता है। इस कार्ड के थ्रू फार्मर्स को प्रोडक्शन करने के लिए, इनपुट्स खरीदने के लिए, सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, या फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज, कोई खुद का कोई एंटरप्राइज स्टैब्लिश करना है, गाय भैंस वगैरह खरीदनी है, लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए, फिशिंग वगैरह खरीदनी है, तो इन सब के लिए फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड करा जाता है, लोन प्रोवाइड करा जाता है इस कार्ड के थ्रू। कार्ड का क्या नाम है? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। स्कीम इंट्रोड्यूस कब आई थी? ये स्कीम अगस्त 1998 के अंदर आई थी। कौन लेकर आया इस स्कीम को? नाबार्ड ने स्कीम बनाई थी, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट एम्स एट एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। जब भी फार्मर को शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म मतलब मैंने बताया था ना 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक के लिए, जब भी फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट है इनपुट्स खरीदने के लिए, तो फार्मर्स को टाइम पर एक प्रॉपर अमाउंट का लोन प्रोवाइड करा जाता है इस किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अंडर द स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड्स आर इशूड टू द फार्मर्स। फार्मर्स को ये कार्ड्स इशू करे जाते हैं। इन कार्ड्स के थ्रू ही फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करा जाता है। इससे फार्मर्स की शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स पूरी हो जाती है, उन्हें लोन मिलता है, वो भी चीप रेट यानी कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ताकि वो क्रॉप प्रोडक्शन कर सके। मैंने बताया ना इनपुट्स वगैरह खरीदने से रिलेटेड लोन मिल जाता है। नॉन फार्म एक्टिविटी, अगर उसको खुद का कोई एंटरप्राइज खोलना है, फिशिंग वगैरह करनी है, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करा जाता है। फार्मर्स आर इशूड अ क्रेडिट कार्ड। फार्मर्स को ये किसान क्रेडिट कार्ड इशू करा जाता है, मतलब एक तरह से उनके लिए ये पासबुक है जिसमें उनका नाम लिखा हुआ होता है, एड्रेस होता है, डिटेल्स ऑफ लैंड होल्डिंग, सब कुछ होता है कि इस पर्टिकुलर फार्मर के पास में कितना पीस ऑफ लैंड है, इसके पास में कितना लैंड है, इसकी बोरोइंग लिमिट कितनी है, फार्मर इस कार्ड के थ्रू कितना अमाउंट बोरो कर सकता है, वैलिडिटी पीरियड, ये कार्ड कब तक वैलिड है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन होता है। एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जैसा दिखता है। समझ में आ गया? तो इसी के साथ में हम लोगों ने रूरल क्रेडिट हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया। अब लिंगरिंग चैलेंजेस में फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन सा है हमारे पास में? सेकंड हमारे पास में आता है रूरल मार्केटिंग। याद करो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब भाई मार्केटिंग वर्ड, अगर आप एक नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट से पूछोगे कि भाई मार्केटिंग क्या होता है, तो वो तो ये बोलेगा चीज को मार्केट में बेचना, जो भी बनाया है उसे मार्केट में बेचना। सेल और परचेज क्या होता है? मार्केटिंग होता है। उसके लिए तो यही मार्केटिंग है। बट हमारे लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डज नॉट सिंपली रेफर टू द फार्मर्स एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल। देखो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को, जो भी राइस, वीट, मेज उसने ग्रो करा है, बस उसे मार्केट में बेच दे। दिस इज नॉट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सिर्फ इतना सा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नहीं होता है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है, फार्मर ने हार्वेस्टिंग कर ली, फार्मर की जो क्रॉप्स है वो बनके रेडी है। जब उसकी क्रॉप्स रेडी हो जाती है तो वो उसे कट करता है। इसी कट करने को बोला जाता है हार्वेस्टिंग। फार्मर ने अपनी क्रॉप्स कट कर ली यानी कि हार्वेस्टिंग कर ली। अब इन क्रॉप्स को अल्टीमेटली किस तक पहुंचाना है? कस्टमर्स तक पहुंचाना है, यानी कि हम लोगों तक पहुंचाना है। तो हार्वेस्टिंग से लेकर कस्टमर्स तक पहुंचाना है, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ये सारी एक्टिविटीज आती है रूरल मार्केटिंग में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। देखो फार्मर ने अपनी क्रॉप्स कट कर ली, तो अब वो फार्मर क्या करेगा? सारी क्रॉप्स को असेंबल करेगा, जो भी उसने प्रोड्यूस करा है उस सबको क्या करेगा? असेंबल करेगा, यानी कि इकट्ठा करेगा। सारी प्रोड्यूस को उसने क्या करा? असेंबल करा, मतलब इकट्ठा करा। फिर वो उसे प्रोसेस करेगा मतलब 1 मिनट, ये आप इमेज में देखो, जिस तरह से ये गेहूं तो है, गेहूं के ऊपर एक छिलका सा लगा हुआ है ना, दिख रहा है। तो प्रोसेस का मतलब है कि ये जो छिलका है, इस छिलके को हटाना और अंदर से ये गेहूं निकालना, वीट निकालना। तो फर्दर प्रोसेसिंग करना, सबसे पहले अपने प्रोड्यूस को इकट्ठा करा, उसके बाद में प्रोसेसिंग करी, जो छिलका वगैरह है उन सबको अलग करना। उसके बाद में ग्रेडिंग होती है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो A ग्रेड में गया, उससे थोड़ी सी खराब क्वालिटी का B ग्रेड में, उससे भी पुअर क्वालिटी का C ग्रेड में। बेसिकली जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है ना, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद में उसकी प्रॉपर्ली पैकेजिंग होती है, 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से बोरियां बनती हैं, कट्टे वगैरह बनते हैं, प्रॉपर पैकेजिंग होती है।
और उसे स्टोर करा जाता है। कब तक स्टोर करा जाता है? जब तक उसकी डिमांड ना आए, जब तक फार्मर को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस ना मिले, तब तक उसे स्टोर करा जाता है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आती हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल दीज प्रोसेसेस, हार्वेस्टिंग से लेके जब प्रोडक्ट की फाइनल सेल होगी तब तक जितने भी काम करे गए हैं, असेंबल करा, प्रोसेस करा, ग्रेडिंग करी, पैकेजिंग करी, उसे स्टोर करके रखा, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। समझ में आया? क्या क्या आ गया? गैदरिंग द प्रोड्यूस, गैदरिंग मतलब जो भी प्रोड्यूस करा है सबसे पहले उसे क्या करा जाएगा? इकट्ठा करा जाएगा। असेंबलिंग हो गई, प्रोसेसिंग आया, ये छिलका वगैरह अलग करा, ग्रेडिंग करी, एबीसी, पैकेजिंग करी कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसे स्टोर करके रखा गया। और जब फार्मर को लग रहा है कि यार मेरे प्रोड्यूस के लिए मेरे को एक प्रॉफिटेबल प्राइस मिल रही है, अच्छी प्राइस मिल रही है, तब अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करना। क्लियर हो गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? अब देखो, जब हम रूरल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक आता है कि डिस्ट्रेस सेल क्या होता है। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है? देखो, जब हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें या फिर इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा बाद की बात करें, तब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका था? मनी लैंडर्स का, ट्रेडर्स का और कमीशन एजेंट्स का। हम लोगों ने पीछे भी देखा था, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, यानी कि 1951 की मैं बात कर रही हूं, तब फार्मर्स जितना भी लोन लेते थे वो 93% लोन कहां से लेते थे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से, यानी कि मनी लैंडर्स से लोन लेते थे। गांव के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन होते हैं, उनसे लोन लेते थे। मनी लैंडर्स कौन होते हैं? देखो, मनी लैंडर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका काम ही लोन देना होता है। ये फार्मर्स को लोन देते हैं, फार्मर्स से इंटरेस्ट लेते हैं, इस इंटरेस्ट के थ्रू ही इनकी कमाई होती है, इनकी इनकम का सोर्स ही ये है, यही इनका काम है। तो उस टाइम पर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पर किसका कंट्रोल था? मनी लैंडर्स का, ट्रेडर्स का, कमीशन एजेंट्स वगैरह का। तो ऐसे में फार्मर लोन किससे लेते थे? इन्हीं मनी लैंडर्स वगैरह से लोन लेते थे। अब देखो, फार्मर ने मनी लैंडर्स से लोन लिया, पहली बात तो ये मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स वगैरह फार्मर से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो फार्मर्स का क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका शोषण होता था, वो बर्बाद होते थे। अब फार्मर ने लोन लिया, फार्मर ने प्रोड्यूस करा, अपने लोन को चुकाने के लिए फार्मर के ऊपर प्रेशर है, उसे लोन का अमाउंट भी चुकाना है, उसे इंटरेस्ट भी पे करना है। अपने लोन को चुकाने के लिए कई बार फार्मर्स क्या करते थे? अपनी जो क्रॉप्स थी वो इन्हीं मनी लैंडर्स को सेल कर देते थे, वो भी बहुत बहुत कम प्राइस पर। तो बेचारे फार्मर का कितना नुकसान हो रहा है? इतनी मेहनत से वो प्रोड्यूस कर रहा है, अपना लोन चुकाने के लिए जो भी उसने प्रोड्यूस करा उसे वो मार्केट में बेच ही नहीं पा रहा। बहुत ही सस्ते में, या तो फ्री फोकट में उसे मनी लैंडर को देना पड़ेगा लोन चुकाने के लिए, या फिर बहुत कम प्राइस पर मनी लैंडर को सेल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब फार्मर को जोर जबरदस्ती से अपना प्रोड्यूस इन लोगों को सेल करना पड़ता है बहुत ही कम प्राइस पर या फिर फ्री में अपना लोन चुकाने के लिए, इसे बोला जाता है डिस्ट्रेस सेल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर किसका रूल था? मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स का। अपने डेट को पे करने के लिए, अपने कर्जे को पे करने के लिए, कर्जे के साथ साथ में इतना सारा इंटरेस्ट भी फार्मर्स को क्या करनी पड़ती थी? डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती थी। द फार्मर्स हैव टू सेल देयर क्रॉप्स टू द मनी लैंडर्स इन ऑर्डर टू पे ऑफ द डेट। अपने कर्जे को चुकाने के लिए, अपना डेट पे करने के लिए, अपना लोन पे करने के लिए फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को किसको ही बेचना पड़ता था? मनी लैंडर्स को बेचना पड़ता था। आज भी बेचना पड़ता है बहुत बार। कहीं ना कहीं फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए या तो कोई प्राइस मिले ही नहीं, लोन चुकाने के लिए दे रहा है ना, फ्री में देना पड़ेगा, या फिर बहुत कम प्राइस मिलेगी। तो फार्मर्स को क्या होता था? बहुत ज्यादा लॉस होता था। लोन लिया है, इतनी मेहनत करी है, उसके बाद में फ्री में या फिर कम प्राइस पर वो अपने प्रोड्यूस को बेच रहा है। दिस इज डिस्ट्रेस सेल। समझ में आया? अब देखो, हम लोग बात करते हैं मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रूरल मार्केटिंग की, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। कि फार्मर ने अपना प्रोड्यूस कर लिया, यानी कि क्या कर ली? हार्वेस्टिंग कर ली, अपने क्रॉप्स को कट कर लिया। अब इन क्रॉप्स को पहुंचाना कहां तक है? कस्टमर्स तक पहुंचाना है। इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए, कौन कौन से स्टेप्स लिए, ताकि ये जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग है, ये जो मार्केटिंग सिस्टम है, इसे और ज्यादा इंप्रूव करा जा सके, अच्छा करा जा सके। तो 4 स्टेप्स है। सबसे पहले हमारे पास में आता है रेगुलेटेड मार्केट्स। देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स मतलब गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर मार्केट एस्टैब्लिश करा, जहां पर एक पार्टी कौन है? एक तरफ है हमारा फार्मर, ठीक है,
गवर्नमेंट ने प्रॉपर रेगुलेटेड मार्केट्स एस्टैब्लिश करे। रेगुलेटेड मतलब इन मार्केट्स को मॉनिटर करा जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कौन मॉनिटर करेंगे। यहां पर फार्मर आता है अपना प्रोड्यूस लेके, अपनी क्रॉप्स वगैरह, राइस वीट वगैरह लेके। फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसे बेचता है? ट्रेडर को बेचता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं, वो इकट्ठे में फार्मर्स से खरीद लेते हैं, फिर ये ट्रेडर्स वगैरह कस्टमर्स को मुंह मांगी प्राइस पर सेल करते हैं। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये बहुत तेज होते हैं। ये फार्मर्स से सस्ते में खरीद लेते हैं और फिर आगे कस्टमर्स को महंगे में बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश करे? रेगुलेटेड मार्केट्स एस्टैब्लिश करे, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स एस्टैब्लिश करे। हमारी सरकार ने कुछ ऐसी जगह एस्टैब्लिश कर दी है कि जैसे ये एक जगह है जहां पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को लेकर आएगा। यहां पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को इवन स्टोर भी करके रख सकता है। यहां पर फार्मर को प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी और फिर यहीं पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसे बेचेगा? ट्रेडर्स को बेचेगा, ताकि फार्मर का किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। रेगुलेटेड मार्केट्स क्या है? कुछ ऐसे मार्केट्स है जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करे हैं जहां पर फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसे बेच सकता है? ट्रेडर को बेच सकता है। और यहां पर बैठती है एक मार्केटिंग कमिटी। कौन बैठती है? एक मार्केटिंग कमिटी बैठती है जो इस सेल परचेज, फार्मर सेल कर रहा है, ट्रेडर परचेज कर रहा है, इस सेल परचेज वाले ट्रांजैक्शन को अच्छे से मॉनिटर करती है, इस पर नजर रखती है। अब ये जो मार्केटिंग कमिटी है, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके मेंबर्स कौन होते हैं? यहां पर गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, यहां पर खुद ये जो हमारा फार्मर है इसके लोग भी होते हैं, और ये जो ट्रेडर्स हैं इनके लोग भी होते हैं। तो इस मार्केटिंग कमिटी में तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, फार्मर के भी, ट्रेडर के भी और गवर्नमेंट के भी। ये कमिटी ये मेक श्योर करके रखती है कि फार्मर्स को उसके प्रोड्यूस के लिए प्रॉपर प्राइस मिले, ट्रेडर्स फार्मर्स से सस्ते में ना खरीदे, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स एस्टैब्लिश करे। यहां पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लेकर आते हैं और ट्रेडर्स को बेचते हैं। अपने प्रोड्यूस को फार्मर्स एक फेयर प्राइस पर, एक सही प्राइस पर सेल कर सकते हैं। इन्हीं यार्ड्स के अंदर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को स्टोर भी कर सकते हैं ताकि वो अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें इंसेक्ट से, बारिश वगैरह से। तो समझ में आया पहला स्टेप क्या है? हमारी सरकार ने क्या एस्टैब्लिश करे? रेगुलेटेड मार्केट्स एस्टैब्लिश करे, जिसे मॉनिटर करती है मार्केटिंग कमिटी, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के लोग, फार्मर के लोग और ट्रेडर्स के लोग। समझ में आया? सेकेंड स्टेप हमारी सरकार ने लिया, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाए ताकि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अच्छे से मार्केट में सेल कर सकें, फार्मर्स को उसके प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिल सके। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप करना, स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप करना, ताकि फार्मर्स ने जो चीजें रूरल एरियाज में बनाई हैं उन चीजों को वो अर्बन एरियाज तक पहुंचा सके, अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके और उसे अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिल सके। वो अपने प्रोड्यूस को अच्छे से स्टोर कर सके, बारिश से बचा सके, इंसेक्ट से बचा सके, प्रॉपर पावर सप्लाई हो ताकि प्रोडक्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जैसे प्रॉपर रोडवेज हो, रेलवेज हो, और वो जो रोडवेज और रेलवेज हैं वो रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से भी कनेक्ट करें ताकि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अर्बन एरियाज में एक अच्छी प्राइस पर सेल कर सके। स्टोरेज हेल्प्स द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एट द टाइम व्हेन प्राइस इज प्रॉफिटेबल, और जब फार्मर्स को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है तो फार्मर्स को कोई रिस्क नहीं रहता, वो अपने प्रोड्यूस को आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी अच्छी प्रॉफिटेबल प्राइस मिलेगी तब वो अपने प्रोड्यूस को बेचेगा। तो सेकंड हो गया प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड आता है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। देखो जब भी कोऑपरेटिव वर्ड लिखा हुआ आ जाए इसका मतलब है इकट्ठा होके कोई काम करना, है ना। कुछ लोग इकट्ठा हो गए, इट इज लाइक एसोसिएशन ऑफ पीपल, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, अब वो इकट्ठा होके काम कर रहे हैं, वो इकट्ठा होके अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच रहे हैं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज मतलब कुछ छोटे छोटे से फार्मर्स इकट्ठे हो जाएं, अपने प्रोड्यूस को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचें। अब एक फार्मर है तो वो ट्रेडर से बार्गेन नहीं कर सकता, मोल भाव नहीं कर सकता। 10-20 फार्मर्स है तो वो ट्रेडर्स से अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं, वो अपने प्रोड्यूस को एक अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज को एनकरेज करती है। वो फार्मर्स को बोलती है कि भाई आप इकट्ठे होकर अपना कोऑपरेटिव बना लो, ग्रुप बना के अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करो। एज मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज फार्मर्स फाइंड देमसेल्व्स बेटर बार्गेनर्स इन द मार्केट, गेटिंग बेटर प्राइस थ्रू कलेक्टिव सेल। जब फार्मर्स इकट्ठे होकर ग्रुप में कलेक्टिवली अपने प्रोड्यूस को सेल करेंगे ना ट्रेडर्स को, तो वो अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं। हमारी सरकार भी इसे एनकरेज करती है।
मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात जैसे एक अच्छा खासा एग्जांपल है। मिल्क कोऑपरेटिव्स इन गुजरात, गुजरात के अंदर लोग क्या करते हैं, जो भी लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं वो लोग सब अपना अपना मिल्क इकट्ठा करते हैं, जो भी गाय भैंस का दूध है वो इकट्ठा करते हैं, सब इकट्ठा करके कलेक्टिवली आगे उसकी प्रोसेसिंग होती है, पेस्चराइजेशन होता है, उसे गर्म वगैरह करते हैं, जो भी जर्म्स होते हैं वो जर्म्स किल करते हैं, फिर इकट्ठा उस मिल्क को सेल करते हैं। तो इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, जो प्रोसेसिंग वाली कॉस्ट है, पेस्चराइजेशन हो रहा है, गर्म करना, जर्म्स वगैरह किल करना, इसकी भी कॉस्ट कम आती है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा, वो अपने मिल्क को एक अच्छे प्राइस पर मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मिल्क का जो प्रोडक्शन था उसके अंदर 4 टाइम्स इंक्रीज देखने को मिला, और इसी की वजह से इसे नाम दिया गया था व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया था? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो सरकार यही बोलती है कि आप कोऑपरेटिव्स यानी कि ग्रुप बना के भी अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल कर सकते हो, इसे एनकरेज करती है। हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कई बार इन कोऑपरेटिव्स के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तालमेल नहीं बैठता, किसी तरह की कोई लड़ाई वगैरह हो सकती है। कई बार इन कोऑपरेटिव्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता, कई बार पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इन लोगों को इजीली लोन नहीं मिल पाता, इनके पास में फाइनेंस की शॉर्टेज होती है, तो इन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत होती है अपने प्रोड्यूस को मार्केट में सेल करने में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, स्टोरेज वगैरह की। तो ये इसके ड्रॉबैक्स है, अदरवाइज ये भी एक अच्छा खासा स्टेप है। और फोर्थ हमारे पास में आता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। देखो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास में 3 चीजें हैं। सरकार एक लेकर आई मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी यानी कि एमएसपी, सेकंड है बफर स्टॉक, और थर्ड है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी का मतलब है हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स को बोलती है कि फार्मर्स आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर्स ने अभी प्रोड्यूस नहीं करा, प्रोड्यूस करने से पहले ही सरकार बोल देती है कि फार्मर्स आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन केस आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिक नहीं पाता है तो सरकार पहले से एक प्राइस डिसाइड करके रखती है। अगर फार्मर्स आपका प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिक पाता तो ये एक मिनिमम प्राइस है, इस प्राइस पर हम यानी कि सरकार आपसे आपका प्रोड्यूस खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं गवर्नमेंट हूं, आप फार्मर हो, मैं आपको कह रही हूं आप फ्री हो, आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच देना, बट अगर आपका प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिक पाया तो वैसे भी पड़ा खराब होगा, तो एक मिनिमम प्राइस पर, एक कम प्राइस पर मैं सरकार आपसे आपका प्रोड्यूस खरीद लूंगी। दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कहीं ना कहीं फार्मर को लॉस नहीं होगा ना, वो उसका बचा हुआ जो खराब होता, सड़ता गलता, वो सरकार खरीद लेगी एक कम प्राइस पर। तो इट इज एन इंश्योरेंस टू द फार्मर। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फार्मर को इंश्योरेंस दे रही है दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, कि अगर फार्मर अपने प्रोड्यूस को मार्केट में नहीं बेच पाएगा तो सरकार उसके प्रोड्यूस को खुद खरीद लेगी, वो भी पहले से डिसाइड करी हुई प्राइस पर। एक मिनिमम प्राइस है जिससे फार्मर को किसी तरह का कोई लॉस ना हो, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहे। समझ में आया? सेकेंड होता है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ राइस एंड व्हीट बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट जो ये जितना भी खरीदती है ना एमएसपी वाला, जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फार्मर्स के पास में बच गया, जो फार्मर नहीं बेच पाया, उसे सरकार खरीद लेती है, वो भी किस पर? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। सरकार उसको क्या करती है? स्टोर करके रखती है। हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है कि ये उस सारे के सारे प्रोड्यूस को क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं, जिसे बोला जाता है बफर स्टॉक। हमारी सरकार, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में क्या है? बफर स्टॉक है, एक प्रॉपर स्टॉक है राइस का, व्हीट का, ये जो एमएसपी पर फार्मर्स से खरीदा गया है ना, इसका स्टॉक है। जब भी कंट्री के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, या फिर स्केर्सिटी हो गई, किसी साल मान लो प्रोडक्शन की कमी है, प्रोडक्शन कम हुआ है, तब गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को यूज करती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो गवर्नमेंट ने एमएसपी पर परचेज करा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर परचेज करा है, सरकार क्या करती है? फेयर प्राइस शॉप्स यानी कि जो राशन शॉप्स होती हैं, उन राशन शॉप्स के थ्रू ये जो प्रोड्यूस है इसे सप्लाई करती है किन लोगों को? बीपीएल, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उन लोगों के पास में एक कार्ड होता है कि वो लोग वाकई में बहुत पुअर हैं, वो लोग फूड ग्रेन्स वगैरह परचेज नहीं कर सकते। तो सरकार का एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, राशन शॉप्स होती हैं। इन शॉप्स के थ्रू सरकार ये जो प्रोड्यूस है ना, जो सरकार ने खरीदा है, वो इन लोगों को
को, ये लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, इन्हें सप्लाई करती है, वो भी बहुत बहुत कम प्राइस पर। जैसे मान लो 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहे हैं, 5 रुपए किलो राइस मिल रहे हैं, इतने सस्ते प्राइसेस पर सेल करती है। तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी किन के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स यानी कि राशन शॉप्स के थ्रू, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट्स पर यानी कि बहुत बहुत कम रेट्स पर, जैसे 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। वो भी किन लोगों को, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जो लोग आते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो लोग हैं जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये 4 स्टेप्स लिए हमारी सरकार ने। रेगुलेटेड मार्केट्स एस्टैब्लिश करें जिन्हें मॉनिटर करती है मार्केटिंग कमेटी, ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए एक सही प्राइस मिल सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करा, जिसमें आ गया प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ताकि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अर्बन एरियाज तक ला सके। इसके अंदर आ जाता है प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, ताकि फार्मर्स का प्रोड्यूस खराब ना हो। पावर फैसिलिटी, ताकि फार्मर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सब कुछ किसमें आया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। थर्ड, गवर्नमेंट बोलती है आप अपने कोऑपरेटिव्स बना लो, ग्रुप में अपने प्रोड्यूस को सेल करो, जैसे मिल्क कोऑपरेटिव्स है गुजरात के अंदर, ताकि आप अपने प्रोड्यूस को एक अच्छी प्राइस पर मार्केट में सेल कर सको। और लास्ट में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट पहले से बोल देती है फार्मर्स को कि आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेच सकते हो, बट अगर आपके पास में कुछ बच जाता है तो उसे सरकार खरीद लेगी, वो भी एक मिनिमम प्राइस पर। जो सरकार ने खरीदा है उसे सरकार अपने पास में मेंटेन करके रखती है एज अ बफर स्टॉक टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस एंड स्केर्सिटी, जब कंट्री के अंदर फूड ग्रेन्स की कमी हो। और सरकार इसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बीपीएल लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आ रहे हैं, थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। इसी को बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। समझ में आ गया? अब देखो आगे हमारे पास में बात आती है, ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने देखा कितने स्टेप्स लिए, फिर भी इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। आज भी हमारे पास में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को अर्बन एरियाज तक ला सके। फोर्स्ड सेल्स होती है जिसे बोला जाता है डिस्ट्रेस सेल। कई बार फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस को मनी लेंडर्स को ही बेचना पड़ता है, वो भी कम प्राइस पर या फिर फ्री फोकट में अपना लोन चुकाने के लिए। तो ऐसे में बेचारे फार्मर का तो लॉस ही है, एंड में कुछ नहीं है, फार्मर बेचारा सुसाइड कर लेता है। फार्मर्स के लिए आज भी कई जगहों पर प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि वही है कोलेटरल वाला सीन हो जाता है, या फिर इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है कि बेचारा हमारा फार्मर लोन लेने से डरता है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कभी भी बारिश वगैरह आ गई रेनफॉल की वजह से जो फार्मर का प्रोड्यूस है वो ऐसे ही खराब हो जाता है। कहीं ना कहीं बीच में जो मिडिल मैन है ये फार्मर होता है हमारा। फार्मर डायरेक्टली कस्टमर को सेल नहीं कर रहा ना, फार्मर किसे सेल कर रहा है, ट्रेडर को सेल कर रहा है, और ट्रेडर किसे सेल करता है, कस्टमर को सेल करता है। तो ये खराब आदमी है, ये क्या करता है, फार्मर से सस्ते में लेता है, 10 रुपए में लिया है और ये बेचेगा कस्टमर को 25 रुपए में। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है, फार्मर का। प्रॉपर स्टैंडर्ड वेइंग सिस्टम नहीं है, फार्मर की जो क्रॉप्स है उसे अच्छे से वेट नहीं करा जाता, मेजर नहीं करा जाता। मान लो 100 किलो है और ये ट्रेडर बोल रहा है भाई 100 किलो नहीं है, ये जो है ये सिर्फ 80 किलो ही है। तो प्रॉपर वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं है, इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन, बेचारे हमारे फार्मर के पास में प्रॉपर मार्केट इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे पता ही नहीं है यार मेरी क्रॉप्स की क्या प्राइस होनी चाहिए। वो अपनी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उसकी 500 में बिक सकती थी, उन क्रॉप्स को 300 में बेच देता है, उसे पता ही नहीं है मेरी क्रॉप्स की मार्केट में क्या वैल्यू है। तो ये कुछ कमियां हैं हमारी रूरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के रास्ते में। समझ में आया? अब इसी में 2 छोटे छोटे से टॉपिक्स और हैं। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अ रे ऑफ होप। देखो इसका मतलब है, अभी तक हम लोगों ने देखा फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसे बेच रहा है, ट्रेडर को, ट्रेडर किसे बेच रहा है, कस्टमर को। तो ये बीच में कौन आ गया, मिडिल मैन आ गया, जो किसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है। क्यों ना ये फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को कस्टमर्स को ही बेच दे। तो ये भी क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल है कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली कस्टमर्स को भी बेच सकता है। यहाँ पर ट्रेडर नहीं होगा, फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ये एक रे ऑफ होप है, आशा की एक किरण है। एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ agricultural marketing that has emerged are channels where farmers can directly sell their produce to consumers। एक ऑल्टरनेटिव चैनल है, एक और रास्ता है जिसके थ्रू फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को किसे बेच सकते हैं, कस्टमर्स को बेच सकते हैं। ये फार्मर्स हैं
और ये हमारे पास में आ गए डायरेक्टली कस्टमर्स। बीच में किसी तरह के ट्रेडर्स नहीं हैं जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बिग बाजार सुना होगा, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत कॉमन है। आपने अपनी मंडी सुना होगा, पुणे से अगर आप हो तो आपने हड़सपर मंडी सुना होगा। आपने अगर आप आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना वगैरह से हो तो रीटू बाजार सुना होगा, या फिर तमिलनाडु से हो तो उज्वर संडी सुना होगा। यहाँ पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लेकर आते हैं, जैसे बिग बाजार में फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को लेकर आए, जो भी उनकी क्रॉप्स हैं, राइस है, वीट है, या फिर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स वगैरह हैं, और डायरेक्टली कस्टमर बिग बाजार में आएंगे और बिग बाजार से खरीद लेंगे। दिस इज ऑल्टरनेटिव चैनल कि फार्मर को ट्रेडर के पास में जाना ही नहीं पड़ा, तो फार्मर एक्सप्लॉइटेशन से बच गया। फार्मर डायरेक्टली बिग बाजार में, रीटू बाजार में, हड़सपर मंडी में अपने प्रोड्यूस को लेकर आए और डायरेक्टली किसे बेच देंगे, कस्टमर को बेच देंगे। तो फार्मर को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी। जो ट्रेडर है वो किसी तरह से फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। दूसरा तरीका और है, अनदर चैनल ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज डायरेक्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स बाय नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स। देखो दूसरा तरीका ये है, बहुत सारी फास्ट फूड चेन्स हैं, फॉर एग्जांपल मैकडी है, फॉर एग्जांपल डोमिनोज है, पिज्जा हट है, रिलायंस रिटेल्स वगैरह है। तो ये जो फास्ट फूड चेन्स होती है, नेशनल भी हो सकती है, मल्टीनेशनल बाहर की भी हो सकती है। ये फास्ट फूड चेन्स क्या करती हैं, हमारे फार्मर्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। ये जो फास्ट फूड चेन्स होती हैं, ये फार्मर्स को बोलती हैं कि भाई फार्मर्स हम ही आपको सीड्स प्रोवाइड करेंगे, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजिकल हेल्प चाहिए, कोई भी एडवाइस चाहिए, वो भी हम ही आपको देंगे। आप क्रॉप्स प्रोड्यूस करो और डायरेक्टली हमें सेल करो। तो ऐसे में फार्मर की बल्ले बल्ले है, फार्मर को एडवांस भी मिल जाता है, सीड भी मिल जाते हैं। हर तरह की ये जो फास्ट फूड चेन्स हैं, मैकडी वगैरह, ये फार्मर्स को हेल्प भी प्रोवाइड करती हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस करके अपना सारा का सारा जो भी प्रोड्यूस है, राइस, वीट, आलू वगैरह, जो पेटीज वगैरह में चाहिए होता है, ये डायरेक्टली किसे सेल करते हैं, फास्ट फूड चेन्स को सेल करते हैं। तो फार्मर्स को एक अच्छी खासी प्राइस मिल जाती है। दीज कंपनीज ऑफर एडवांस पेमेंट, फार्मर्स को एडवांस पेमेंट्स मिल जाती है। पहले से बोल दिया जाता है कि भाई इस पेमेंट पर फार्मर्स जो हैं, इस प्राइस पर फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को, जो भी आलू है, कैप्सिकम वगैरह है, उन्हें इन फास्ट फूड चेन्स, मैकडी वगैरह को सेल करेंगे। दीज कंपनीज ऑल्सो हेल्प फार्मर्स विद सीड्स। ये जो कंपनीज होती हैं फार्मर्स को अपनी पसंद के सीड्स बता देती है, खुद ही सीड्स दिलवा देती हैं, सीड्स दिलवा दिए, अलग अलग तरह के इनपुट्स भी दिलवाती हैं, हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करती हैं। बस फार्मर्स आप प्रोड्यूस करो, लाके हमें सेल कर देना। क्योंकि इन फास्ट फूड चेन्स को कुछ पर्टिकुलर तरह के आलू चाहिए, कुछ पर्टिकुलर तरह की कैप्सिकम चाहिए, ताकि इनका वो टेस्ट मेंटेन रहे। इससे कहीं ना कहीं हमारे जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपैंड हो रहे हैं, हमारे फार्मर्स को अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी खासी प्राइस मिल पा रही है, कहीं ना कहीं उनका रिस्क कम हो गया। ट्रेडर्स को बेचते थे, ट्रेडर्स उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का रिस्क कम हो गया, उन्हें अपने प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस मिल पाती है। दिस इज अ रे ऑफ होप, आशा की एक किरण। दूसरा हमारे पास में यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केटिंग रिस्क। देखो इसका मतलब है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केटिंग रिस्क कि फार्मर एक क्रॉप उगा रहा है। मान लो जो फार्मर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है राइस का। अब मान लो किसी साल राइस की उसे अच्छी प्राइस ना मिले, मान लो किसी साल राइस की उसे अच्छी प्राइस ना मिले, तो ऐसे में फार्मर सिर्फ राइस प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर मान लो राइस की जो प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन खराब हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आ गई, राइस का पूरा प्रोडक्शन फेल हो गया, अब फार्मर के पास में कोई राइस नहीं है, तो ऐसे में फार्मर को कितना लॉस सफर करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक होता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, कि जो फार्मर है वो डाइवर्सिफिकेशन करे, वो एक क्रॉप नहीं, वो मल्टी क्रॉप्स ग्रो करे, वो राइस भी ग्रो कर ले, साथ साथ में कुछ फ्रूट्स ग्रो कर ले, जैसे मान लो वाटरमेलन ग्रो कर लिया, साथ साथ में एप्पल्स ग्रो कर ली, कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर ले, आलू ग्रो कर ले, कैरेट्स वगैरह ग्रो कर ले। तो ऐसे में अगर मान लो एक फसल खराब हो गई तो भी कहीं ना कहीं वो रिस्क तो फेस नहीं करेगा ना, वो रिस्क से बच जाएगा, वो दूसरी क्रॉप्स बेच के पैसा कमा सकता है। या फिर एक तरीका है कि भाई फार्मिंग कर रहा है, फार्मिंग के साथ में कुछ और एक्टिविटी भी कर ले, गाय भैंस वगैरह रख ले, उनका दूध बेच के पैसा कमा सकता है, फिशिंग वगैरह कर ले, ताकि अगर एक जगह पर उसको लॉस हो रहा है तो किसी तरह का कोई रिस्क ना हो, दूसरी जगह से वो प्रॉफिट कमा सके। दिस इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, कि अलग अलग जगह हाथ फैलाना, कहीं ना कहीं मार्केटिंग रिस्क से बच जाना। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू रीएलोकेशन ऑफ
some of the farm's productive resources into new activities और crop reduces market risk, कि फार्मर अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को अलग अलग एक्टिविटीज में लगाए ताकि कहीं ना कहीं मार्केट रिस्क से वो बचे, उसका जो रिस्क है वो कम हो जाए। बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स मे नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी क्रॉप्स की प्राइसेस एक साथ गिर जाएगी। एक फार्मर राइस भी ग्रो करे तो साथ में वो टोमेटो भी ग्रो कर सकता है, साथ में वो पटेटो भी ग्रो कर सकता है, और साथ में मान लो वो ग्रो कर रहा है, कोई एक फ्रूट भी ग्रो करता है, वो बनाना ग्रो करता है। तो ऐसे में अगर राइस की प्राइसेस गिर जाएंगी, राइस का उसका प्रोडक्शन खराब हो जाएगा, तो भी वो टोमेटो पटेटो बनाना से कमा सकता है या नहीं कमा सकता। This is reducing marketing risk. If one crop fetches low revenue, अगर उसको एक क्रॉप से कम रेवेन्यू होगा, कम प्रॉफिट होगा, तो दूसरी क्रॉप से हो सकता है वो अच्छा पैसा कमा ले। This is agricultural diversification. अब इसके देखो हमारे पास में दो एस्पेक्ट्स हैं, यही हमारा आगे का टॉपिक बन जाएगा। एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स प्रोड्यूस करे, राइस के साथ में वीट भी ग्रो कर ले, कुछ फ्रूट्स भी ग्रो करे, कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो करे, ताकि वो मार्केट रिस्क से बच जाए। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, की अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करे, एक ही क्रॉप ग्रो ना करे। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि वो दूसरी चीजें भी करे, वो दूसरा काम भी करे। मैं यहां पर दूसरी क्रॉप्स की ही बात नहीं कर रही, अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को वो डाइवर्सिफाई कर दे, एग्रीकल्चर के बाहर भी वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढे। फॉर एग्जांपल वो साथ में फिशिंग कर सकता है, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा काम कर रहा है, वो लाइव स्टॉक फार्मिंग कर सकता है, गाय भैंस वगैरह रख सकता है, वो कोई छोटी मोटी खुद की दुकान खोल सकता है, इस तरह का काम कर सकता है कि अगर एक जगह से उसे लॉस हो तो वो दूसरी जगह से पैसा कमा ले। दिस इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया रूरल मार्केटिंग यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब ये समझ लो हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस पूरे कंप्लीट हो गए। लिंगरिंग चैलेंजेस में हमारे पास में दो ही थे, कौन कौन से? फर्स्ट था रूरल क्रेडिट, सेकंड था रूरल मार्केटिंग। अब अगले चैलेंज हमारे पास में आते हैं एमर्जिंग चैलेंजेस, वो चैलेंजेस जो हमारी रूरल इकोनॉमी आज की डेट में फेस कर रही है। इसमें फर्स्ट हमारे पास में क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, कि कब तक गांव की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर ही एम्प्लॉयमेंट ढूंढती रहेगी, कब तक फार्मिंग के ऊपर ही बर्डन रहेगा, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सोर्सेज ढूंढना एम्प्लॉयमेंट के, एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी चीजें करना पैसा कमाने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे से बर्डन कम हो, जो हम लोगों ने यहां पर पढ़ा ये वाला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। फाइंडिंग ऑप्शंस ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड आउटसाइड एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट एमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आज जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढना ये एक एमर्जिंग चैलेंज है। देखो जैसे है भी हमारे पास में एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट है, जैसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि लाइव स्टॉक फार्मिंग, पशुपालन। लोग क्या कर सकते हैं, गांव के अंदर गाय रख सकते हैं, भैंस रख सकते हैं, शीप रख सकते हैं, गोट वगैरह रख सकते हैं, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। इस तरह की चीजें करके भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे गाय भैंस वगैरह का मिल्क सेल करके पैसा कमा सकते हैं, ये शीप वगैरह का जो फ्लीस होता है इसे मार्केट में सेल करके पैसा कमा सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, एग्स वगैरह बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री भी एक अच्छा खासा एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाहर भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ढूंढो तो सही। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसे हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। जैसे इसमें पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, ये वाला है ना हैन वगैरह, इसमें कैटल फार्मिंग आ गया, गाय भैंस वगैरह, गोट्स और शीप वगैरह को रखना। बट देखो इस रास्ते के अंदर हमारे पास में दो प्रॉब्लम्स हैं। कहीं ना कहीं इस सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्शन कम है, क्योंकि हमारे पास में वो टेक्निकल नो हाउ नहीं है, हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। और वेटरिनरी केयर हमारे पास में प्रॉपर नहीं है। अगर इन जानवरों को किसी तरह की कोई डिजीज वगैरह हो जाती है तो इनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, इनकी प्रॉपर वेटरिनरी केयर के हमारे पास में साधन नहीं है, सोर्सेज नहीं है। तो चलो पहला क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो पहला क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, गोट्स और शीप वगैरह रखना। समझ में आया? अब देखो इसी के अंदर एक चीज और,
ऑपरेशन फ्लड, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। ऑपरेशन फ्लड, देखो ऑपरेशन फ्लड का मतलब है बेसिकली गुजरात से रिलेटेड है। यहां पर फार्मर्स क्या करते हैं, काउ गोट वगैरह रखते हैं, मिल्क इकट्ठा करते हैं। सारे फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी मिल्क है उसे इकट्ठा करते हैं, अपने मिल्क को पूल करते हैं। जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है, फार्मर्स मिलके उस मिल्क प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके प्रोसेसिंग होती है, जैसे गर्म करा जाता है, जर्म्स किल करते हैं, पेस्चुराइजेशन होता है। पहले उसे गर्म करेंगे, फिर उसे ठंडा करेंगे, एकदम कूल में स्टोर करेंगे, तो वो एकदम उसमें से जर्म्स किल हो जाते हैं, पेस्चुराइजेशन वगैरह हो जाता है। फिर उस प्रोड्यूस को इकट्ठे मार्केट में सेल करते हैं ताकि एक अच्छी प्राइस वो अर्न कर सके। तो ये क्या है, मेंबर फार्मर्स पूल देयर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है, जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो 200 मेंबर्स हैं, 200 लोग हैं जो मिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके यहाँ पे गाय भैंस हैं, वो अपने सारा जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है उसे इकट्ठा करते हैं ताकि मार्केट में उसे इकट्ठे सेल कर सके, कलेक्टिवली सेल कर सके। अकेला सेल करेगा मार्केट में एक अच्छे प्राइस पर सेल नहीं कर सकता, बट जब ग्रुप में सेल करेंगे तो मार्केट में एक अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी प्रोड्यूस की। एक अकेले का मिल्क है, एक 200 लोगों ने इकट्ठा करा है, क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मार्केट में वो अच्छे से बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने मिल्क को अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट चीपर। कहीं ना कहीं वो जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है ना, जो मैंने बताया, दूध को गर्म करना, फिर ठंडा करना ताकि जर्म्स किल हो, ये सारा काम भी चीपर हो जाता है। अकेले अकेले लोग करेंगे, कॉस्ट ज्यादा आएगी, इकट्ठा होगा, कॉस्ट कम आएगी। बेसिकली काम कहां पर होता है, गुजरात के अंदर होता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ना, अच्छी खासा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर है, नॉन फार्म एक्टिविटी है, और इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन के अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला। इसीलिए इसे नाम दिया गया व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड। कब लॉन्च करा गया था, 1966 के अंदर। तो याद रखना, लॉन्च कब करा गया, 1966 के अंदर। मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा खासा इंक्रीज हुआ कि नाम दिया गया व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ये ऑपरेशन फ्लड भी हमारा इसी में आया है, एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि इसका पर्पस वही है ना, गाय भैंस रख के बेच के पैसा ही तो कमाना है दूध से। सेकंड हमारे पास में आता है फिशरीज। फिशरीज तो जानते ही हो, फिशेज वगैरह को इकट्ठा करना, जो मछुआरे करते हैं, फिर उन्हें सेल करके पैसा कमाना। ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है केरला में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु के अंदर। बट कहीं ना कहीं फिशिंग कम्युनिटी कंटिन्यूज टू बी बैकवर्ड कम्युनिटी इन आवर कंट्री। लेकिन ये जो मछुआरों की कम्युनिटी है ना, हमारी फिशिंग कम्युनिटी, ये आज भी बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती है। अब इनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, इन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करे ताकि ये लोग मनी लेंडर्स वगैरह से लोन ना ले, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन ना ले। कहीं ना कहीं ये जो डेट के कर्जे में फंसे हुए हैं ना, एक डेट साइकिल में फंसे हुए हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस साइकिल से निकल सके, इनका वो साइकिल ब्रेक हो, इसके लिए गवर्नमेंट इन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करे। रीजनल रूरल बैंक्स इन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करें, हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करें, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये लोग अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बना सकते हैं कि कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करें, जब भी किसी मेंबर को जरूरत है मेंबर को उन्हीं पैसों में से लोन दे दो, वो भी बिना किसी कोलैटरल के, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहां पर थोड़ी सी फिशिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करने पर गवर्नमेंट ध्यान दे। अगर इन स्टेप्स को फॉलो करा जाए तो हम कहीं ना कहीं हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी इतनी बैकवर्ड है, इसे थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। सेकंड समझ में आया। पहला क्या था, फर्स्ट हम लोगों ने करा एनिमल हस्बेंड्री, जिसे बोला जाता है लाइवस्टॉक फार्मिंग। सेकंड हम लोगों ने कर लिया फिशिंग। एनिमल हस्बेंड्री में ही हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑपरेशन फ्लड यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन। थर्ड हमारे पास में आता है हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर का मतलब है, हॉर्टिकल्चर का मतलब है अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करना। इसके अंदर आ जाता है फ्रूट्स ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो करना, डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स काम में आते हैं ना शादी वगैरह में, वैसे प्लांट्स ग्रो करना, मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करना। ये सब चीजें किसमें आती हैं, हॉर्टिकल्चर में आती हैं। इसे हम नॉर्मल क्रॉप्स के अंदर काउंट नहीं करते। फ्रूट्स ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेशन के प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह ग्रो करना, ये भी एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है कि फार्मर मान लो राइस तो ग्रो कर ही रहा है जो नॉर्मल है, साथ में मान लो फार्मर एक वेजिटेबल भी ग्रो कर ले, जैसे मैंने कहा कॉर्न ग्रो कर ले, ठीक है, या फिर मान लो साथ में एक फ्रूट ग्रो कर ले, पपाया ग्रो कर ले। दिस इज हॉर्टिकल्चर। जब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स वगैरह, मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो
करते हैं, ये हॉर्टिकल्चर में आता है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर पर आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के अंदर। वी आर इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर, हम लीडिंग प्रोड्यूसर माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं मैंगोज का, बनानास का, कोकोनट्स का, हमारे काजू, कैशू नट्स गोवा के अंदर बनते हैं, अलग अलग तरह के हमारे स्पाइसेस, मसाले, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। ये भी एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। इसी में एक टॉपिक आता है हमारे पास में तनवा। फुल फॉर्म क्या है? टीए की फुल फॉर्म है तमिल, ठीक है, टीए की फुल फॉर्म हो गई तमिल, फिर एन का मतलब है नाडु, डब्ल्यू फॉर विमेन और ए का मतलब है एग्रीकल्चर। तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन तमिलनाडु टू ट्रेन विमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। तनवा क्या है? एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि भाई तमिलनाडु की जो औरतें हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फार्मिंग की अलग अलग टेक्निक सिखाओ, फार्मिंग करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स उन्हें सिखाओ, अलग अलग स्किल्स उनके अंदर डेवलप करो फार्मिंग की। तो तनवा क्या है? एक ऐसा प्रोजेक्ट है, कहां लॉन्च करा गया? तमिलनाडु के अंदर, ताकि जो तमिलनाडु की औरतें हैं उन्हें अलग अलग टेक्निक सिखाई जाए फार्मिंग की, ताकि उन औरतों की स्किल्स अपग्रेड हो, उन्हें अलग अलग टेक्निक्स आए, ताकि उन लोगों को अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, काम मिल सके, उनकी इनकम इंक्रीज हो। ऑब्वियस ही बात है, उन्हें अलग अलग टेक्निक सिखाई जाएगी, उनकी स्किल्स डेवलप होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ये जो औरतों का ग्रुप है ये भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करता है। ये औरतें खुद को ट्रेन भी करती हैं, अलग अलग स्किल्स सीखती हैं, फार्मिंग से रिलेटेड टेक्निक सीखती हैं, अपने पैसे को इकट्ठा करती हैं, उसी पैसे से अगर किसी पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसी गुल्लक से उस पर्सन को लोन दिया जाता है। दिस इज तनवा, तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर। समझ में आया? तो तीन हमारे पास में एक्टिविटीज आ गई। कौन सी एक्टिविटीज हैं? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड है फिशरीज, थर्ड है हमारे पास में हॉर्टिकल्चर। समझ में आया? अब दो टॉपिक्स है, देखो, एक होता है गोल्डन रिवॉल्यूशन, एक होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लो, पता है ना, जब हम लोगों ने फार्मिंग के अंदर HYV सीड्स यूज करे थे तो उसकी वजह से प्रोडक्शन इतना अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, स्पेशली व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ था कि उसे स्पेशली नाम दिया गया, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, जब हम HYV सीड्स यूज कर रहे थे, तो मैंने बताया था ना, जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तब हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करने पड़ते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी यूज करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ, स्पेशली व्हीट और राइस का, कि क्या नाम दिया गया उसे? ग्रीन रेवोल्यूशन। एक होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। देखो, जब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में भी स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, साथ में हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। याद रखना, जब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, मैंने बताया ना, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है वर्ल्ड के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के अंदर, और हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ क्योंकि इस सेक्टर के अंदर भी रिसर्च हुई, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, टेक्नोलॉजी डेवलप करी, लोगों को अलग अलग तरीका सिखाया गया फार्मिंग करने का, तो इसकी वजह से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स और हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसे बोला जाता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पर्टिकुलरली मैं किसकी बात कर रही हूं? राइस और व्हीट की, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, स्पेशली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और साथ में हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उसे नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो MCQ में पूछी जा सकती हैं, ठीक है? तो तीन हम लोगों ने पढ़े थे ना यहां पर, कौन कौन से? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर। चाहो तो एक और लिख सकते हो, आपकी बुक के अंदर छोटा सा बॉक्स के अंदर गिवन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर। ये आज गांवों के अंदर इतना एडवांस नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है IT सेक्टर भी। IT रिवॉल्यूशन इज प्रॉम्प्टिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी। आपको पता है ना, आज हमारा IT सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, बैंगलोर ले लो, हैदराबाद ले लो, ये तो हब है IT सेक्टर का। यहाँ पर इतनी सारी IT इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी कंपनीज है, सारे इंजीनियर्स बड़े बड़े हैं, तो इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी को आज हम नॉलेज इकोनॉमी भी बोलते हैं। माना जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर रूरल एरियाज में भी हमारा IT सेक्टर ग्रो करेगा, हमारे रूरल एरियाज के अंदर भी IT सेक्टर एक अच्छा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनेगा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। इसी के लिए देखो एक अकेडमी भी स्टार्ट हुई जिसका नाम है जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी।
कुछ नहीं है, लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं, उन्हें स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चलाना सिखाते हैं, फोटोकॉपी करना वगैरह सिखाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं लोगों की स्किल्स डेवलप हो, वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, आईटी सेक्टर ग्रो करे। तो बस ये नाम याद रख लेना, जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी, कि लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे, लोगों को प्रिंटर कैसे हैंडल करना है वो सिखाया जाता है, लोगों को स्कैनर कैसे चलाना है वो सिखाया जाता है, फोटोकॉपी कैसे करनी है वो सिखाया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं हमारे रूरल एरियाज के अंदर भी हमारा आईटी सेक्टर ग्रो कर सके। तो एमर्जिंग चैलेंजेस का फर्स्ट हो गया हमारा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। सेकंड आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग, छोटा सा है। देखो, जब हम फार्मिंग करने के लिए केमिकल्स का यूज ना करें, जब हम फार्मिंग करने के लिए केमिकल्स का यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज करें। ऑर्गेनिक इनपुट्स मतलब एनिमल वेस्ट हो गया, एनिमल काउ डंग वगैरह, ये सब प्लांट वेस्ट हो गया, कंपोस्ट वगैरह हो गया, इनका ही यूज करें, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है फार्मिंग का जिसके अंदर फार्मिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करा जाता है, जैसे एनिमल वेन्योर्स, एनिमल्स की जो वेस्ट है, काउ डंग वगैरह है वो, प्लांट वेस्ट वगैरह, कंपोस्ट वगैरह, खाद वगैरह, इस तरह की चीजों को यूज करते हैं। केमिकल्स को यूज नहीं करा जाता, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं होता, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं होता। इस तरह की फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस अलोंग विद इको फ्रेंडली एनवायरमेंट। देखो, जब हम फार्मिंग करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं ना, तो उस टाइम पर तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। जब हम फार्मिंग करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो कुछ सालों तक तो प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी इंक्रीज होती है, बट धीरे 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 हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, फिर हमारी सॉइल सूटेबल नहीं रहती कि हम उस पर फर्दर प्रोडक्शन कर सकें, हमारी सॉइल खराब हो जाती है। तो इसके लिए हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ना हो, हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी तो सोचें यार। अभी खुद अच्छा प्रोडक्शन कर लेंगे, खुद बढ़िया खा लेंगे, आने वाले बच्चों को क्या देकर जाएंगे? कुछ नहीं देकर जाएंगे। सॉइल खराब हो गई, बच्चे क्या खाएंगे? फूड ग्रेन्स ही नहीं होंगे। तो सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सोचना, सस्टेनेबल प्रोसेस, यानी कि हम प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो सोचे ही, साथ में हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें। इसके लिए हम बढ़ने हैं किसके टूवर्ड्स? ऑर्गेनिक फार्मिंग के टूवर्ड्स, कि फार्मिंग करने के लिए हम केमिकल्स का यूज ना करें, हम सिर्फ किसका यूज करें? ऑर्गेनिक इनपुट्स का, एनिमल मैन्योर्स, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, कंपोस्ट वगैरह, खाद वगैरह, इन सब चीजों का यूज करें। समझ में आया? अब देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फायदे हैं, ऐसा समझ लो, या फिर ये बोल दो व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही क्यों, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या फायदे हैं। देखो, इट डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। एक होते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो खुद ब खुद बनते जाते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो खुद बनते जाते हैं कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉइल है, सॉइल कभी खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर ले सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट ले सकते हो, ये वो चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। वही एक होते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल कोल हो गया, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल हो गया। ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये इजीली नहीं बनते हैं, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। एक बार खत्म हो गए तो फ्यूचर में हमारे पास में नहीं होंगे। अगर सारा पेट्रोल हम खत्म कर देंगे तो आने वाली जो जनरेशन है वो तो साइकिल चलाएगी, उनके लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोल वगैरह को यूज नहीं करते। देखो, जब हम नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, कन्वेंशनल हमारी फार्मिंग करते हैं, जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना, तो केमिकल्स किससे बनते हैं? पेट्रोल से बनते हैं, ये पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं। अब पेट्रोल क्या है? नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं आएंगे, फ्यूचर की जनरेशन के लिए नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं तो हम अपने आप पेट्रोल को बचा रहे हैं, पेट्रोल यूज में नहीं आएगा, कोई केमिकल्स यूज में नहीं आ रहे, हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। समझ में आया? तो इट डिस्कार्ड्स द यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे। सेकेंड, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमारे ग्राउंड वाटर को खराब करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोगों ने डाले प्लांट्स के अंदर, प्लांट से वो जो केमिकल है वो सारा का सारा पानी में मिक्स होके नीचे ही जाता है, हमारी ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है, वो हमारे ग्राउंड वाटर के
नाइट्रेट कंटेंट को इंक्रीज कर देता है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, हमारे ग्राउंड वाटर का नाइट्रेट कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और ये जो नाइट्रेट कंटेंट होता है ये हेल्थ हजार्डियस होता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हमारी सॉइल सही रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से कुछ टाइम तक तो सॉइल अच्छी रहती है बट धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाती है, फिर उस सॉइल पर हम फर्दर प्रोडक्शन क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन जब हम एनिमल मैन्योर्स और कंपोस्ट यूज करते हैं तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने की बजाय धीरे धीरे और इंप्रूव होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। हम प्रेजेंट में खुद के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ साथ में हम फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं कि हम आने वाले बच्चों को भी अच्छी सॉइल देकर जाएंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें। ऑर्गेनिकली बना हुआ फूड हेल्दी तो होता ही है, तभी तो महंगा होता है और टेस्टी भी होता है। जो फूड हम लोगों ने ऑर्गेनिकली ग्रो करा है, कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, केमिकल फ्री है, न्यूट्रिशियस ज्यादा होता है, हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। बड़ा चलन है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जहां पर सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती है, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। फिफ्थ है इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अगर कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं, नॉर्मल फार्मिंग करते हैं, पहली बात HYV सीड्स यूज करेंगे। जब HYV सीड्स यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब कुछ यूज करना पड़ता है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी यूज करनी पड़ती है, इन सब में बहुत पैसा लगता है, एक्सपेंसिव है। हमारी कंट्री में तो मोस्टली फार्मर्स कैसे हैं, बेचारे स्मॉल और मिडिल क्लास फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, ऐसे में ये फार्मर्स कर्जे के जाल में ही फंस जाते हैं। तो बेटर है ना यार वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई फर्टिलाइजर्स नहीं लगते, कोई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स नहीं लगते, सिर्फ क्या लगता है, एनिमल वेस्ट लगता है, जो काउडंग वगैरह है, प्लांट वेस्ट लगता है ना, जिसे हम बोलते हैं मैन्योर्स वगैरह, खाद वगैरह, ये सब चीजें लगती है, कंपोस्ट काम में आते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल इनएक्सपेंसिव है, एज सच कोई महंगी नहीं है। और लास्ट हमारी कंट्री के लिए कंपैरेटिव एडवांटेज है, ये जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये लेबर इंटेंसिव होती है। यहाँ पर केमिकल्स का, मशीन्स का एज सच कोई यूज नहीं होता। यहाँ पर बेसिकली यूज किसका होता है, लेबर का होता है। यहाँ पर मशीनों का यूज कम है और हमारी कंट्री के लिए अच्छा है यार, हमारी कंट्री के अंदर तो इतनी पॉपुलेशन है, इतनी लेबर है कि हम आराम से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। इट इज गुड फॉर आवर कंट्री। तो दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में हमें ये कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में आती है। हमारी कंट्री के अंदर तो अबंडेंस है, बहुत सारी लेबर है, आराम से ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। समझ में आया? विद दिस ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में हम लोगों ने करा क्या, सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात करी, रूरल डेवलपमेंट की। सेकंड नंबर पर हम लोगों ने किसकी बात करी, हम लोगों ने बात करी कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है। फिर हम लोगों ने दो तरह के चैलेंजेस देखे, लिंगरिंग चैलेंजेस में दो कौन कौन से आए, रूरल क्रेडिट, और सेकंड कौन सा देखा हम लोगों ने, रूरल मार्केटिंग। सबसे बड़ा तो रूरल क्रेडिट ही था जिसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने इमर्जिंग चैलेंजेस देखे जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। और सेकंड हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये छोटा सा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है और क्यों जरूरी है। समझ में आया? अब 4 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं, ये इन चारों के आंसर्स मुझे कमेंट्स में करना। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बताना इनमें से कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सोर्स है, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs, मनी लैंडर्स और कमर्शियल बैंक्स, कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर आता है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, क्रॉप से, डेयरी से, एनिमल हस्बेंड्री से, या नन ऑफ द अबव। डैश इज एन अश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेस्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, इसे क्या बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लिया। मैक्रो में सिर्फ 2 चैप्टर्स रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड BOP, और इंडियन इको में सिर्फ 3 चैप्टर्स रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रहता है, एनवायरमेंट रहता है, और एक लास्ट चैप्टर रहता है हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला। तो बस 5 चैप्टर्स हमारे रहते हैं। BST में हमारे पास में 4 चैप्टर्स बचे हैं, हमारे सेकेंड पार्ट 9 चैप्टर्स रहते हैं, मतलब हमारे पूरे सिलेबस के। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, कोशिश यही है कि सितंबर के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले। 1-2 चैप्टर्स रह जाते हैं तो अक्टूबर में भी कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद में हम लोग हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।